तो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया? हमने ग्राफ्स देख लिए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड्यूलस से रिलेटेड। उसके अलावा हमने कवर कर लिया डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो पार्ट था, वो हमने वहां पे कंप्लीट कर लिया। अब मैं इस क्लास में क्या डिस्कस करूंगा आपके साथ में, कुछ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले एक मैं वो डिस्कस करता हूं। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शंस, दैट इज फॉग और गॉफ, और ये सब हम जब डिफाइन करते हैं उसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब जनरली क्या होता है, जो स्टार्टिंग में मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस तरह के क्वेश्चन वैसे तो मोस्टली जेईई मेन में आते हैं, बट एक छोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है जेईई एडवांस में। बाकी जो है यहाँ पे दैट इज फॉग एंड गॉफ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस, तो उसको हमें ध्यान से समझना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कि किस किस तरह से उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम कुछ बेसिक तरीके देखेंगे व्हिच विल बी एप्लीकेबल एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या स्टेट करता है? ये कॉन्सेप्ट स्टेट करता है कि अगर किसी भी रूट की मल्टीप्लिसिटी मोर देन 1 है तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या देखो, और ये चीज काम कहाँ पे आती है? ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट है, ये काम आता है आपका मोस्टली प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस पे रिलेटेड इस पे क्वेश्चन आता है। तो देखो, अभी मैं थोड़ी देर में आपको और भी थ्योरम्स बताऊंगा कि सम में क्या थ्योरम्स होती हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक को दूसरे से प्रोडक्ट किया, दूसरे को तीसरे से प्रोडक्ट किया, और अगर आपको उस फंक्शन की निकालनी होती है दैट इज कौन से पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन बनाया जाता है, तो उसके केस में आपको मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई की जगह ये काम आ जाता है। और यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसमें ऑब्वियसली क्या है, वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड और फ्रैक्शनल पार्ट इनको यूज करके बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट चेंज होते रहते हैं। अगर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर सपोज किसी भी फंक्शन का रूट जो है दैट इज अल्फा, हमने डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है। आई एम अज्यूमिंग कि fx जो है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ gx, hx और mx। तो अगर इसका रूट अल्फा है, इसका मतलब क्या है, g ऑफ अल्फा विल बी 0, या फिर इसका रूट अल्फा है तो इसका मतलब है h ऑफ अल्फा विल बी 0, और अगर इसका रूट अल्फा है तो इसका मतलब है m ऑफ अल्फा विल बी 0। यही यहाँ पे कंडीशन होगी। तो अब इसमें से ये बोलता है कि जो तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है, दो का भी हो सकता है, ध्यान रखिए, तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है, और अगर उसमें से दो फंक्शंस में एक रूट कॉमन है, जैसे सपोज यहाँ पे अगर वो रूट मान लेते हैं अल्फा, इसका भी रूट अल्फा है, इसका भी रूट अल्फा है, हो सकता है दो से ज्यादा फंक्शंस में वो रूट कॉमन हो। तो ये बोलता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट इज मोर देन 1 का मतलब क्या है कि ये जो रूट अल्फा है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस में एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, मोर देन 1। जैसे इसका भी रूट अल्फा है और इसका भी रूट अल्फा है, तो रूट जो अल्फा है वो दो बार रिपीट कर गया प्रोडक्ट के अंदर, तो उसी को हम बोलते हैं मोर देन 1 हो गया है। और रूट की मल्टीप्लिसिटी, रूट कितनी बार मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है, वो यहाँ पे हो गया है एक से ज्यादा। उसके केस में हम ये बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट फंक्शन आता है यहाँ पे, भले तीन फंक्शन हो भले चार फंक्शन हो, वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा अल्फा के ऊपर। ये हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो दिस इज द कंडीशन। तो अब इसमें इन जनरली कैसे होता है देखो, वैसे इसको समझना चाहिए। तो वैसे तो हमको इसको डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली नहीं समझना चाहिए, बट अगर तुम्हें पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, तो उससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं इसके बारे में। तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि फंक्शन एफ का डेरिवेटिव निकालो, तो तुम क्या करोगे, एफ डैश करोगे, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाओगे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का। तो राइट साइड में डेरिवेटिव आएगा जी डैश, एच और एम। तो जी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे एच और एम से, फिर उसमें हम ऐड करेंगे दैट इज जी मल्टीप्लाइड बाय एच का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय एम, फिर उसमें ऐड करेंगे हम जी एच मल्टीप्लाइड बाय एम का डेरिवेटिव। यही हमने यहाँ पे सिंपली क्या कर लिया, प्रोडक्ट रूल लगा लिया डेरिवेटिव का। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। अब होता क्या है कि जब हम डिफरेंशिएबिलिटी किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं, दैट इज सपोज अल्फा की बात वहां पे हो रही है, तो उसके केस में क्या होता है, अल्फा के लेफ्ट में और अल्फा के राइट में हम डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं, मोस्टली मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट के केस में। तो उसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं जिसको एबी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, और फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल जिसमें एलएचडी आरएचडी डिफाइन करते हैं। अब मैं मान के चल रहा हूं कि वैसा कुछ नहीं, इन जनरल मैंने अगर ऐसा कुछ लिख दिया है तो होगा यही कि अगर कोई भी, अगर वो जैसे सपोज एफ डैश अल्फा प्लस निकालूंगा या तो मैं, या एफ डैश अल्फा माइनस निकालूंगा, बेसिकली मैं यही चीज यहाँ पे इवैल्यूएट करूंगा, राइट। लेकिन दोनों के केस में क्या होगा, अगर मान लो कि जी है, जी डैश अल्फा प्लस और जी डैश अल्फा माइनस अलग अलग वैल्यू, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप एच और एम में वैल्यू अल्फा पुट करोगे तो ये वाली जो वैल्यू है एच मल्टीप्लाइड बाय एम, दिस वैल्यू विल नथिंग बट बी इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक वैल्यू देखो, यहाँ पे एम हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका एच आपका 0 हो जाएगा। तो जी डैश, एच डैश और एम डैश की कुछ भी वैल्यू हो लेफ्ट और राइट साइड में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इवेंचुअली क्या आएगा कि ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल होगा, इवन हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एफ डैश अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 के बराबर होगी। ये भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, वो वैल्यू 0 आएगी तभी वो डिफरेंशिएबल। तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। जैसे सपोज अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। इस तरह से क्या दिखने वाले क्वेश्चन जेईई एडवांस में छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, और इजी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे देख रहा है अपने को मॉड फंक्शन। तो मॉड के बारे में तुम्हें बता चुका हूँ, बहुत हम क्लास ले चुके हैं। मॉड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है।
अगर मॉड के अंदर फंक्शन लीनियर है तो होता ही है। मॉड के अंदर अगर कोई और फंक्शन है तो सिर्फ हम उसकी कंटिन्यूटी देखते हैं, अगर वो कंटिन्यूअस है तो मॉड लगाने से कंटिन्यूटी में चेंज नहीं आता। इसीलिए मॉड के क्वेश्चन में हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी की बात करी जाती है कि कहां वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अब जैसे मेरे को ये मॉड दिखा, ये दिखा, ये दिखा प्रोडक्ट में, तो मेरे को पता है ये कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन आ जाता है कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम बोलते हैं ये हमेशा कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन खत्म। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, तो मॉड के अंदर जो डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स चेक करने होते हैं, तो हमने पहले देखे थे अभी तक ग्राफ्स। ग्राफ्स के केस में हमने मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन, बाकी हमने मॉड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके केस में हमने ग्राफ बना के आइडिया लिया था। अगर सपोज ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, हम सपोज ग्राफ नहीं बना सकते, जैसे हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे, तो उसके केस में क्या होता है, हमेशा क्योंकि मॉड कंटिन्यूअस होता है, तो उसके केस में हमेशा जो डिफरेंशिएबिलिटी के जो पॉइंट्स आपको चेक करने होते हैं, वो हमेशा कौन से पॉइंट्स होते हैं, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पे मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होगी। अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है, तो जैसे मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन में बताया था, उसके लिए भी हमें क्रिटिकल पॉइंट ही चाहिए होते हैं, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की वैल्यू इंटीजर होती है। तो वो जो इंटीग्रेशन में मैं किया था, सेम ही चीज हम यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, कि उन्हीं पॉइंट्स पे वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, बाकी सब जगह वो डिफरेंशिएबल होगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मॉड की जो डेफिनेशन है सिर्फ उसी पॉइंट के अबाउट चेंज होती है। तो अब सबसे पहले अगर हम वो पॉइंट्स निकालते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट निकाला, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, इसके अंदर की वैल्यू को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी अल्फा, इसके अंदर की वैल्यू 0 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 0, और इसके अंदर की वैल्यू 0 करेंगे तो क्या आएगी, दैट इज 0। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो अगर हमें क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट चेक करने की बात करी भी जाती, तो हमें कौन से पॉइंट चेक करने पड़ते हैं, 0,5। पहली चीज तो ये अपने को क्लियर हो गया दैट इफ अगर हमें चेक करना पड़ता तो हमारे लिए पॉइंट होते हैं 0,5। अब मैं ये आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, अब जब भी ऑप्शन में दिए होते हैं कौन से पॉइंट्स हैं, तो इजी हो जाता है। जैसे ऑप्शन में देखो 0 या पाई दिया है, तो अपने को पता है इन्हीं पे चेक करना है, या फिर कोई भी पॉइंट नहीं होगा। तो 0 और पाई पे हमने चेक कर लिया, वो हमें ऑप्शन में हिंट है। लेकिन अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो उसके केस में नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात होगी, तो उसमें पॉइंट्स नहीं दिए होंगे, इसलिए अपने को पता होना चाहिए कौन से पॉइंट्स चेक करने होते हैं। तो हमें जो पॉइंट्स चेक करने होते हैं वो मॉड के केस में क्या होते हैं, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करने होते हैं, जब मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होती है। ये पॉइंट्स अपने को चेक करने होते हैं, तो हमें इन पॉइंट्स पे चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। ये क्लियर है। अब हम हमेशा जब भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस दिया होगा, तो अब हमेशा आपको क्या निकालना पड़ेगा, दैट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट हमेशा चेक करें, कौन सा रूट बारी बारी आ रहा है। तो हमेशा आप क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। तो मैं हर तीनों फंक्शंस का रूट निकालूंगा। रूट निकालने का मतलब है उस फंक्शन को आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो उससे जो वैल्यू आएगी x की, वो हो जाएगा उसका रूट, क्योंकि वही रूट को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले मैंने अगर इसका रूट निकाला, इसका रूट क्या आ रहा है मेरा, इसका रूट आ रहा है मेरा पाई। अब मैंने निकाला इसका रूट, तो मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा। तो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा, तो मुझे इसका रूट दिख रहा है, इसकी रूट दिख रहा है मुझे, 0 भी दिख रहा है मुझे, पाई भी दिख रहा है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब दिख रहा है। लेकिन बाकी पॉइंट से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे जो पॉइंट चेक करने हैं वो 0 और पाई ही है। तो मैं उन्हीं पे फोकस यहाँ पे कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे आ गया। अब हम इसके बीच वाले का रूट निकालें। इसका अगर अपन रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको 0 करेंगे तो e की पावर x इक्वल टू 1, तो x के लिए 0 ही आएगी, तो इसका रूट आएगा 0। तो अब हमने रूट निकाला। अब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है, तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस में अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट एक से ज्यादा है, तो हमें दिख रहा है पाई 2 बार आ रहा है, तो ये पाई पे डिफरेंशिएबल होगा। तो ये जो पॉइंट है हमने डायरेक्टली पता कर लिया कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो 2 बार आ रहे हैं। और 0 की बात करेंगे तो 0 पे ही भी हमें चेक करना था, तो 0 पे भी ये डिफरेंशिएबल होगा। तो अपने को ये पता लग गया कि इन दोनों पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट क्या है, यहाँ पे एक से ज्यादा है। अगर सपोज ऐसा होता कि 0 तो 2 बार आ जाता प्रोडक्ट में, लेकिन पाई एक बार ही आता, तो 0 2 बार आ जाता, तो 0 पे अपने को पता चल जाता कि वो पक्का डिफरेंशिएबल है। फिर पाई पे हमें चेक करना पड़ता। ये चीज ध्यान रखेंगे हमेशा की हमेशा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसका पता लग गया वो तो हटा दिया, और जिसका अपने को नहीं पता लगा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट से, तो उस पर आपको चेक करना होता है। तो यहां तक अपने को ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब भी आपको चेक करना होता है, तो एक रूल होता है, या एक मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो नोटिस किया है, हाँ, तो अब चेक कैसे करते हैं मैं वही आपको बता रहा हूं। तो अब क्या है कि जब अपने को चेक करना होता है, स्पेशली कौन से फंक्शंस पूछते हैं, पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन में अपने कौन से आते हैं, पीस वाइज में आते हैं अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड, सिग्नम, ये सब तो आते भी नहीं है बाकी तो ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड, यही ज्यादा पूछते हैं। तो अब इसमें अपने को सबसे पहले अपने पॉइंट पता कर लिए कहां चेक करना है, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पहले निकाल के लिख लेंगे, ये अपने को पता है कि हाँ इसी पे चेक करना और कहीं चेक नहीं करना। दूसरी चीज फिर अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन अगर कभी भी दिया हुआ, देखो पीस वाइज फंक्शन कभी तो ऐसे लिखे हुए होते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, या पीस वाइज फंक्शन को क्वेश्चन में डिफाइन ऐसे कर देता है कि जो फंक्शन एफ है उसको ऐसे लिख देगा, दिस 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 ऐसे करके 3 पार्ट में डिफाइन कर देता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम उसको नंबर लाइन पे डिफाइन कर लेते हैं, इधर 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 अलग अलग रीजन में, तो हम वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो अब चेक कैसे करना होता है, तो चेक करने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, एक तरीका तो ये कि आप सबसे पहले उसको नंबर लाइन पे कर लो डिफाइन। एक बार आपने उसको डिफाइन कर लिया, फिर चेक करना इजी है कि उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर कंटिन्यूटी चेक करनी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे मॉड के केस में, या ऐसा कोई भी फंक्शन है जो आपको पता है कि वो कंटिन्यूअस है। जैसे मुझे यहाँ पे चेक करनी है पाई पे,
सपोज मेरे को ये पता लगता है कि पाई जो है इसका मल्टीप्लिसिटी 1 से ज्यादा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे पाई पे चेक करना पड़ता है। तो पाई पे मुझे अगर ये पता है कि वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो, भले ही वो पीस वाइज फंक्शन हो, फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं? उस फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके ऐसे हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस फंक्शन को बात करूं तो मुझे पता है पाई पे कंटीन्यूअस है। तो पाई पे कंटीन्यूअस का मतलब क्या है कि पाई के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो ग्राफ की टर्म्स में अगर हम इसको बोलते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि सपोज पाई पे यहां पे वैल्यू और यहां पे वैल्यू सेम है, तो ग्राफ में क्या होता है, उस पॉइंट पे कोई ब्रेक नहीं होता, वो ग्राफ जुड़ा हुआ होता है उस पॉइंट के ऊपर। तो जुड़ा हुआ होता है ना, तो ये कंटीन्यूअस है। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियबिलिटी ये दो चीजें हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कब ये चेक नहीं कर सकते, वो भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम ध्यान रखेंगे, जिसके जे एडवांस में 2-3 बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अभी भी आ चुका है। तो अब ये क्या है, हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके इससे चेक करते हैं कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं हम लेफ्ट साइड के फंक्शन को और डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं राइट साइड के फंक्शन को, और जो डिफरेंशिएशन से वैल्यू आती है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है। तो अपने को राइट साइड में स्लोप ऑफ टेंजेंट और लेफ्ट साइड में स्लोप ऑफ टेंजेंट पता लग जाता है, और अगर वो वैल्यूज डिफरेंट आती हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर वो वैल्यू सेम आती है तो हम बोलते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। दैट्स इट। हमें सिर्फ डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके दोनों साइड में डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करनी होती है। तो जब भी कंटीन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हमें पता है उसके कंटीन्यूअस है तो तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो। अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो अपने को डायरेक्टली पता है कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो वैसे वाले क्वेश्चंस मोस्टली क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसमें आते हैं। तो अगर तुम्हें पता लग गया कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कंटीन्यूअस है ही नहीं, तो जब कंटीन्यूअस ही नहीं है तो उस पर तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, तो वो अपने को डायरेक्टली पता होता है। तो ऐसे अपने को चेक करना होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब मैं आगे और चीज बताता हूं, यहां तक ये सबको क्लियर होना चाहिए। तो अगर सपोज मेरे को पाई पे चेक करना होता तो मैं क्या करता, इस फंक्शन को डिफाइन कर लेता पाई के ऊपर। तो मैं पाई के लेफ्ट में और पाई के राइट में इसको डिफाइन कर लेता, मतलब पाई मैंने लिख लिया, मेरे को जीरो से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पाई से मतलब। तो पाई के लेफ्ट राइट में साइन ऑफ मॉड एक्स को तो साइन एक्स ही लिखेंगे, इधर भी साइन एक्स ही लिखेंगे, पाई के जस्ट लेफ्ट में और पाई के जस्ट राइट में, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट है, पाई इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इसका भी जीरो है। तो पाई के लेफ्ट राइट में ये भी क्या होगा, e की पावर x माइनस 1 ही आएगा और ये भी e की पावर x माइनस 1 आएगा। अब ये जो बच गया सिर्फ यही चेंज होगा, पाई के राइट में क्या आएगा, ये x माइनस पाई, पाई के लेफ्ट में आएगा माइनस ऑफ x माइनस पाई। तो अगर मुझे ये पता लग जाता कि ये पाई पे कंटीन्यूअस है लेकिन डिफरेंशियबिलिटी मैं नहीं पता कर पाता, तो मैं ऐसे चेक करता। तो अब मेरा फंक्शन क्या है, इन तीनों का प्रोडक्ट है, इन तीनों का प्रोडक्ट ही है। तो अब अगर आपको इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी तो आप क्या करते, इधर f डैश निकालते और इधर भी f डैश निकालते। तो अगर दोनों तरफ f डैश निकालते तो आप नोटिस करो ये तीनों का प्रोडक्ट है, ये भी तीनों का प्रोडक्ट है। अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पे तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो इसी तरह से एक्सप्रेशन आता। तो उसमें सारी वैल्यू जीरो ही आ जाती क्योंकि इसमें पाई इसका रूट है, तो दोनों तरफ जीरो वैल्यू आ जाती है। अगर जीरो नहीं आती तो हम दोनों तरफ जो भी वैल्यू आती है उसको इवैल्यूएट करते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो इक्वल आ रही है नहीं। अगर इक्वल आती तो बोलते थे डिफरेंशिएबल है, नहीं आती तो बोलते डिफरेंशिएबल नहीं। तो ये हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, इतना वाला पोर्शन, ये आपको समझ आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती हैं। तो देखो मैंने तुम्हें अभी ये बताया कि अगर कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस है, मोस्टली कब लगता है, पीस वाइज फंक्शन के लिए। पीस वाइज फंक्शन कोई सा भी दिया होता है ना, अगर वो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके चेक कर लो कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो कंटीन्यूअस होगा ही होगा, ये तो तुम्हें पता है। कंटीन्यूअस से हम डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकते। पाई के लेफ्ट में साइन नेगेटिव होगा लेकिन आप डेरिवेटिव निकालोगे तो जीरो आ जाएगा। नहीं, साइन का साइन, देखो मॉड एक्स का साइन लिखा है मैंने, साइन का साइन नहीं लिखा है। हम यहाँ पे मॉड एक्स को डिफाइन कर रहे हैं पाई के लेफ्ट और राइट में, ये कंफ्यूज मत होना, ये जीरो क्रिटिकल पॉइंट जीरो है मॉड एक्स का। तो मॉड एक्स जो है पाई के राइट में प्लस एक्स होगा, पाई के लेफ्ट में भी प्लस एक्स होगा। मॉड ऑफ साइन एक्स नहीं है, वो साइन ऑफ मॉड एक्स है। तो अब हम यहां चल रहे थे, तो अब इसमें ये हो गया। तो अगर आपको कभी भी चेक करना होता है कंटिन्यूटी के पॉइंट, तो कंटिन्यूटी के पॉइंट अपन कैसे चेक करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं। अगर आपको चेक करने होते हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट कभी भी, तो उसके केस में आप क्या चेक करते हैं, हमेशा डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उससे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं उस पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पे, उसको चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है नहीं, तो उसको डिफरेंशिएट करो और चेक करो। ऐसे आपको चेक करना है, सिर्फ एक फंक्शन का ध्यान रखना है, ये वाला x रेज़ टू पावर n sin 1 by x, ऐसे x रेज़ टू पावर n cos 1 by x भी बना सकते हैं। इस फंक्शन के बारे में मैंने काफी पढ़ा, इंटरनेट पे स्टडी किया, इस पे कुछ वीडियोस भी बने। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है ये, जो फंक्शन है जे एडवांस में मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले आया था, शायद तो 2018 में आया था, 2017 में आया था। ये एक वन ऑफ द ऑप्शन था क्वेश्चन के अंदर ना। तो अब ये जो फंक्शन है ना, इसके लिए जो डिफरेंशिएबिलिटी होता है और जो डेरिवेटिव होता है, दोनों का मतलब अलग होता है। इसमें से हम सबसे छोटा फंक्शन लेते हैं x sin 1 by x। ये जो फंक्शन है ना,
अगर मैं तुम्हें बोलता हूं इस फंक्शन के बारे में कि ये जो फंक्शन है x sin 1/x, इसके लिए डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव, ध्यान रखेंगे दोनों का अलग मतलब होता है। वैसे मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस है उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, उसके लिए डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन किया है, दोनों का मतलब सेम होता है। इस फंक्शन के लिए ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है देखो, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करता हूं, तो इस फंक्शन को डिफाइन ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं लिखते, वो लिखते हैं x sin 1/x when x is not equal to 0, और इसको लिखते हैं equal to 0 when x is equal to 0। ऐसे एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है। तो अब अगर हम इसको बोलेंगे कंटिन्यूटी के बाद, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है और f ऑफ 0 माइनस और 0 प्लस यहां से निकलेगा, तो आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू -1 to 1, ये तुमने पढ़ा होगा। तो ये मेरी वैल्यू क्या आएगी 0। तो f ऑफ 0 प्लस और 0 माइनस दोनों वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो अब मेरे को अगर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है x इक्वल टू 0, ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 पे ही इसमें होगी प्रॉब्लम, होगी तो होगी। तो अगर मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, आई शुड ऑलवेज चेक बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, जैसे मुझे f डैश 0 प्लस निकालना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होता है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाय h। अगर मैं f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू पुट करूंगा तो यहां से आएगी, वो आएगा h sin 1 बाय h अपॉन में आएगा दैट इज h ही आएगा, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल नहीं है, सॉरी, n की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी, x स्क्वायर sin 1 बाय x की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे h स्क्वायर sin 1 बाय h आ जाएगा, ये आ जाएगा। x sin 1 बाय x तो डिफरेंशिएबल है ही, x स्क्वायर x क्यूब x 4 वो उनकी बात कर रहे हैं। तो अब अगर अपन यहाँ देखेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये h sin 1 बाय h आएगा। तो अगर तुम इसकी लिमिट निकालोगे तो क्या आएगी, 0 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू -1 to 1, तो ये आंसर आएगा 0 के बराबर। अगर आप f डैश 0 माइनस भी निकालोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल तो ये बोलता है, तो उससे अगर अपन निकालेंगे तो आएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो अगर आप 0 माइनस h पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा माइनस h स्क्वायर sin 1 बाय h अपॉन में आएगा माइनस h, क्योंकि नीचे भी माइनस h आता है। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, देखो ये h sin 1 बाय h ये आएगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 0। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक से अपने को ये पता लगता है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। अब हम निकालते हैं इसका डेरिवेटिव, उसको नोटिस करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है इसके डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसकी डेरिवेटिव की बात करता हूँ, डिफरेंशियबिलिटी तो ठीक है, तो अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव का मतलब होता है f डैश x, ये निकालते हैं। तो अगर मैं f डैश x निकालूंगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर sin 1 बाय x क्या आएगा, 2x sin 1 बाय x प्लस x स्क्वायर cos 1 बाय x और माइनस 1 बाय x स्क्वायर। x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे तो 0 ही आएगा जो दिया है। तो अब हम यहाँ नोटिस करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। तो अगर आप अब इसकी लिमिट निकालोगे x अप्रोचिंग टू 0 पे डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव में निकालोगे तो क्या आएगा, इसकी तो लिमिटिंग वैल्यू 0 आएगी, लेकिन ये आएगा cos ऑफ 1 अपॉन 0, जो फाइनाइट वैल्यू नहीं है। मतलब फाइनाइट वैल्यू है लेकिन एक्चुअल क्या वैल्यू है वो नहीं पता, वो किसी रेंज में लाई करेगी -1 से 1, हम एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते। तो अगर आप इसके डेरिवेटिव की लिमिट निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो है एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो हम इसके डेरिवेटिव के बारे में क्या बोल सकते हैं, इसका जो डेरिवेटिव है वो कंटीन्यूअस नहीं है। कौन से पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 0, बट वो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। तो इन जनरली तो क्या होता है, जो भी मैथ्स पढ़ते हैं ना उसमें ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है किसी भी कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए, इन जनरल लाइक 99.9% केसेस में, कि उस फंक्शन के लिए क्या होता है, फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस होता है। तो इसीलिए जब मैंने तुम्हें बोला था कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो तुम उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने का मतलब तुमने उसका डेरिवेटिव निकाला और उस डेरिवेटिव की लेफ्ट और राइट लिमिट निकालो। तो डेरिवेटिव की हमने कंटिन्यूटी चेक कर ली लेफ्ट और राइट, अगर वो सेम आ गई तो हम बोलते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये हम इन जनरल बोलते हैं। लेकिन इस फंक्शन के लिए वो चीज सेम नहीं आ रही, डेरिवेटिव तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर। सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इससे यह पता लगता है कि इन दोनों का सेम मतलब नहीं होता है। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है कि इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट then its derivative must be continuous at that point, तो मैथमेटिकली वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसके केस में ऐसा एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये ट्रू नहीं है। तो इस फंक्शन को हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि जेईई एडवांस में मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है और उसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, बोलते हैं फॉर एनी कंटीन्यूअस फंक्शन एफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें वो 4 ऑप्शन बना देते हैं, उसमें इस तरह का एक ऑप्शन वो बना सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को उन्होंने पहले भी पूछा है। और उस क्वेश्चन में भी जब मल्टीपल मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था तो उसमें इसी तरह से पूछा गया था क्वेश्चन कि ये जो फंक्शन है उसके सामने लिखा हुआ था इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, एक ऑप्शन था डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रखेंगे डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी का दोनों का डिफरेंट मतलब होता है। डेरिवेटिव कंटीन्यूअस होने का वैसे तो मतलब होता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही होता है, यही मैं आपको बता रहा हूं।
हम जो पढ़ते आते हैं वो यही पढ़ते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आएगी वही उसका डेरिवेटिव होता है। हम जो फॉर्मूले निकालते हैं, तुमने पढ़ा होगा स्कूल में जब बोलते हैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालो, तो उससे भी वही आंसर आता है और डेरिवेटिव लेने से भी वही आंसर आता है। तो ये सब फंक्शंस के लिए ट्रू है, मेरे को सिर्फ एक फंक्शन ये मिला था जिसके लिए ट्रू नहीं है, और इसी पे वो फिर क्या ये स्पेसिफिक फंक्शन को बारी-बारी पूछ सकते हैं। तो वैसे तो हर कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकाल सकते हो, लेकिन ये मैथमेटिकली अगर स्टेटमेंट लिखा जाए तो गलत है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैथमेटिकली डेरिवेटिव को ऐसे डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएशन, और ये जो होता है ये डिफरेंशिएबिलिटी होती है उस पॉइंट के ऊपर। तो अब क्या होता है जे एडवांस में अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं नॉर्मल पीसवाइज कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए, अगर ये लिखेगा तो आपको नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे बाकी 2-4 थ्योरम और हैं, वो भी देख लेते हैं। एक मिनट, किसी को कोई डाउट है? कौन पूछ रहा है? हाँ आशीष बोलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअल में तो आपने ये जो एफ डैश 0+ निकाला और एफ डैश 0- निकाला, ये भी हाँ इसको भी तो हम लोग एफ डैश एक्स एट 0 का एलएचएल और आरएचएल बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं, मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ, बोल सकते हैं, हम यही पढ़ते हैं, हमने यही पढ़ा है। तो होता क्या Yes, है sir. कि अब इस तरह की चीजों को और आगे जब आप अगर सपोज आपने मैथ सब्जेक्ट ले लिया और आपने बाद में और स्टडी करी, तो Yes, उसमें sir. अब ये पर्टिकुलर फंक्शन उन्होंने एग्जाम में दे दिया, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा Yes, हूँ sir. कि मैथमेटिकली अगर वर्ड स्टेटमेंट में आप ये लिखोगे तो वो गलत है, वो हम अच्छा। नहीं बोल सकते। लेकिन अभी तक की हमारी नॉलेज के हिसाब से दोनों चीजें एक ही होती है। ठीक है, Yes, हमने sir. यही पढ़ा है, हमारे हिसाब से यही है। लेकिन मैं ये बता रहा Yes, हूँ sir. जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना, फॉर ए कंटीन्यूअस फंक्शन व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो उसमें अगर ऐसा Yes, स्टेटमेंट sir. लिखा हुआ है तो ये सही नहीं है, वो सही करके अच्छा, आओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक ठीक है सर, ठीक, ठीक थैंक है, यू सर। हाँ ध्रुव बताओ। तो हेलो हेलो सर। सर आ रही है आवाज? कट क्या आ रही है बताओ। हेलो हाँ सर, अभी आ रही है आवाज? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इसमें जनरल डाउट है वैसे, बट जब ये लिमिट ऑसिलेट करती है रेंज में, जैसे -1 to 1, तो उसको अनडिफाइंड बोलेंगे कि नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे? कौन सा एकदम करेक्ट रहता है? लिमिट किस कौन से पॉइंट पे? लिमिट जैसे ऑसिलेट करती है, जैसे आपने यहाँ बोला ना cos 1/x हाँ रेंज में है, तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जो अनडिफाइंड भी नहीं होगी। अनडिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट एक ही होता है। लिमिट का मतलब होता है एक फाइनाइट वैल्यू आना जिसकी वैल्यू आपको पता है, अगर आप वो वैल्यू नहीं बता सकते तो डज नॉट एग्जिस्ट लिखो, अनडिफाइंड लिखो, इट मींस द सेम थिंग, इससे कोई ओके फर्क नहीं ओके पड़ता। जो भी चीज डिफाइंड नहीं होती वो डज नॉट एग्जिस्ट होती है हमारे, ठीक है, ओके। लिमिट के केस में। हाँ रवि बताओ। सो ये जो फंक्शन है सिर्फ एक्स टू पावर स्क्वायर के लिए ही है? नहीं मैं एक्स इशू क्रिएट क्यूब, कर रहा। अब आप निकाल के देखना ना, एक्स क्यूब के लिए भी आ सकता है, बट बाकी एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स इज वेरी कॉमन, जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यहाँ बाकी भी मतलब एक्स क्यूब करेंगे तो अब ये फिर जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स के लिए, एक्स स्क्वायर कॉस 1 बाय एक्स के लिए भी तो सेम ही चीज आएगी ना, फर्क क्या आने वाला है? तो अब वो मैंने एक लिखा है तो दूसरा भी हो सकता है, यस ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो अब बेसिक थ्योरम्स क्या कहते हैं? कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस इज कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस इज डिसकंटीन्यूअस। ये एडिशन की है, प्रोडक्ट वाली अभी हमने देखी थी मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट। डिसकंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस वी कैन नॉट से, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस होता है, दूसरा भी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, उसका सम जो है वो कंटीन्यूअस हो सकता है। एज ए थ्योरम हम ये नहीं बोल सकते हो कि डिसकंटीन्यूअस ही होगा। एडिशन के केस में ऐसे केसेस मिलते हैं जिसमें ये चीज रॉन्ग प्रूव हो जाती है कि वो डिसकंटीन्यूअस नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दोनों को जब ऐड करते हैं, एक से वैल्यू -2 आई, एक से +2 आई, फिर दूसरे केस में क्या होगा, पहले से +2 आएगी, दूसरे से -2 ऐड करोगे, दोनों केस में 0 ही आ जाएगा, तो वो सम जो है कंटीन्यूअस हो जाएगा। लेकिन एज ए फंक्शन सेपरेटली देखोगे तो -2 +2 वो डिसकंटीन्यूअस है, ये भी डिसकंटीन्यूअस, लेकिन एडिशन से वो 0 आ जाता है तो कंटीन्यूअस हो सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं, ये तो मैंने बता दिया डिसकंटीन्यूअस का मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। प्रोडक्ट के केस में जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट वाली है वो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, डिसकंटीन्यूअस माइनस मल्टीप्लाइड बाय डिसकंटीन्यूअस। वैसे तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हमेशा डिसकंटीन्यूअस ही होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना वो ये वाला होता है, कौन सा वाला होता है, जो मैंने देखा है। बाकी वैसे हम एज ए स्टेटमेंट नहीं बोल सकते कि डिसकंटीन्यूअस मल्टीप्लाइड बाय डिसकंटीन्यूअस इज ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस, ऐसा नहीं होता। मैंने ये नोटिस किया, भी मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बोलते हैं, जैसे fx मल्टीप्लाइड बाय gx, अगर मैंने ये लिखा और मैंने आपको बोल दिया कि ये है डिसकंटीन्यूअस, और दूसरा वाला फंक्शन भी डिसकंटीन्यूअस है, तो इस केस में जनरली क्या देखा गया कि अगर दोनों में से एक फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे 0 होती है तो ये जो प्रोडक्ट होता है फिर उस पे कंटीन्यूअस आ जाता है। जैसे अगर मैं सपोज बोल दूं यहाँ पे कि f ऑफ सपोज 0 की बात करते हैं, x इक्वल टू a पे f ऑफ a प्लस 0 है, g ऑफ a माइनस 0 है, तो अगर आप उनका प्रोडक्ट लोगे तो दोनों साइड से फिर वो 0 आ सकता है, उस तरह से हम बोल सकते हैं। आगे मैं इस पे बताऊंगा, एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है जो प्रोडक्ट पे आता है। फिर एडिशन में भी सिंपल है, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये आप समझ सकते हो, ये अलग से डिफरेंशिएबल, अलग से डिफरेंशिएबल ऐड करोगे डिफरेंशिएबल होगा ही। एडिशन में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं बोल सकते हम ऐसा कुछ इस तरह से।
ये मैंने शायद गलत लिखा है, नॉन डिफरेंशिएबल वी कैन नॉट से, बट अगर ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल तो ये नॉन डिफरेंशिएबल ही होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक थ्योरम्स है, इनको आप यूज कर सकते हो एग्जाम में, सम ऑफ फंक्शंस में अगर दिया हुआ है उससे ऑप्शंस एलिमिनेट करने में जनरली इजी रहता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने तुम्हें ग्राफ बना के बताया कि ग्राफ अपन कैसे बनाते हैं, ग्राफ से अपन कैसे देखते हैं डिसकंटिन्यूटी की पॉइंट्स। और अब जब भी मॉड में आएगा तो मॉड में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कंटिन्यूटी का क्वेश्चन ज्यादा आता है कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताओ। तो उसका स्टेप यही होता है कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है x/3 ये कब इंटीजर होगी, अपने को वो वैल्यूज ऑफ x चाहिए, वो जितनी भी वैल्यूज x की आएंगी उन पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है या होता है। ठीक है, ये चीज है। क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो वापस से कनेक्ट कर लेना, वो सेम ही लिंक है। अभी हाँ आगे देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो हम देखेंगे कि x/3 की इंटीजर वैल्यू क्या होगी। तो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था अपन हमेशा क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। कहां पे, जो भी इंटरवल दिया, तो 0 से 30 में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0 तो मिनिमम होगी, 10 होगी मैक्सिमम वैल्यू, यही होगी यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो अब अपने को ये दिख रहा है कि 0 से 10 तक ये वैल्यू ले रहा है, तो कितने पॉइंट इंटीजर आ रहे हैं 0 से 10 के बीच में, तुम ग्राफ से भी देख सकते हो, बिना ग्राफ के भी अपने को पॉइंट दिख रहे हैं 0 1 2 3 अप टिल 10। तो अपने को दिख रहा है 11 पॉइंट्स, तो क्योंकि 11 वैल्यूज ऑफ y आ रही है तो उसके लिए 11 वैल्यूज ऑफ x आएंगी। लेकिन अब अगर तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर का डायग्राम पता होगा तो उसमें जो लेफ्ट साइड का पॉइंट होता है वहां पे फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो, तो ये अपना क्लियर है कि ये ही 11 वैल्यूज ऑफ x हो सकती है। अब इन 11 वैल्यूज ऑफ x में जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का डायग्राम पढ़ा हुआ है तो उसमें अपने को ये पता है। तो देखो इंटरवल की हम बात करते हैं ना, तो जो पहले इन जनरल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इंटरवल नहीं देता, वो बोल देता है कि बताओ कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, वो इंटरवल डिफाइन ही नहीं करता कहां से कहां। इसका मतलब रियल नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं सारे। अगर वो इंटरवल फिक्स कर देता है, जैसे यहाँ पे फिक्स कर दिया 0 से 30, तो इंटरवल में वो दो चीजें पूछता है, किस पे कंटीन्यूअस है और किस पे डिफरेंशिएबल है, या कितने पे नॉन कंटीन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल है। तो जब भी इंटरवल होता है क्लोज्ड तो इसमें दो तरह के पॉइंट्स होते हैं, एक होते हैं इंटीरियर पॉइंट्स और एक होते हैं एंड पॉइंट्स। जो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं उस पे हम जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों लिमिट हम चेक करते हैं। एंड पॉइंट्स की जब बात करते हैं तो 0 का लास्ट एंड पॉइंट है ये इंक्लूडेड है, अगर ये इंक्लूडेड है तभी एंड पॉइंट्स की बात करते हैं, नहीं तो एंड पॉइंट्स की बात ही नहीं करते। अगर 0 से 30 ओपन इंटरवल होता तो 0 से 30 जो एंड पॉइंट्स है वहां पे तो हम कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करते, सिर्फ उसके अंदर के पॉइंट्स के चेक करते कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, एंड पॉइंट्स जब इंक्लूडेड नहीं होते हैं तो एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी की डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करते। अगर एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं तब हम बात करते हैं सिर्फ कंटिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की एंड पॉइंट्स पे बात नहीं करी जाती। तो अगर सपोज क्वेश्चन ये भी आ जाता कि 0 से 30 के बीच में कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो भी हम एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करते, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। तो अगर एंड पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही साइड की हम बात करते हैं, दूसरी साइड की बात नहीं कर रहे, तो डिफरेंशिएबिलिटी की उस केस में कोई मतलब नहीं होता। तो अगर ये क्वेश्चन आता है ऐसे लिखा हुआ कि कंटिन्यूटी चेक करो 0 से 30 के बीच में, तो इसमें हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए बात करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कंटिन्यूटी चेक करो 0 से 30 के बीच में, तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन अगर ये बोलता है कि डिफरेंशिएबिलिटी बताओ 0 से 30 में और 0 से 30 ओपन इंटरवल, दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी का कोई मतलब नहीं होता, पहली चीज ये। अब कंटिन्यूटी का एंड पॉइंट पे मतलब क्या होता है, तुम्हें पढ़ा होगा कि अगर एंड पॉइंट पे बात करते हैं लेफ्ट पॉइंट पे, तो लेफ्ट के राइट में जो वैल्यू होती है और जो एंड पॉइंट पे जो वैल्यू होती है सेम होनी चाहिए। तो अगर तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखा होगा, अपन ने देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अपने को ग्राफ पता है कि अपने को पता है जो भी एंड पॉइंट होता है वहां पे फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, ऐसे ग्राफ होता है। एंड पॉइंट पे कंटीन्यूअस क्या होता है कि अगर मैं 0 की बात करूंगा तो 0 पे वैल्यू 0 है, 0 के राइट में वैल्यू 0 है, तो वो कंटीन्यूअस है। तो अगर मेरे को मिल गई है कि ये 11 वैल्यूज ऑफ x है, तो 11 वैल्यूज ऑफ x में मैं ये बोल सकता हूं कि जहां पे ये वैल्यू ऑफ x के लिए ये वैल्यू 0 होगी तो उस पे क्या होगा, फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। एंड पॉइंट पे हमेशा कंटीन्यूअस होगा लेफ्ट वाले पे, और राइट वाले पॉइंट पे क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस। तो इस पे क्या होगा, और बीच वाले जितने भी पॉइंट्स होते हैं जहां पे इंटीजर होता है वहां पे ये पक्का डिसकंटीन्यूअस होता है, क्योंकि अपन देख चुके हैं इसके ग्राफ से। कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाओगे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, डिसकंटिन्यूटी के ही हैं। तो अगर अपने को नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करने हैं तो अपने कितने आएंगे, टोटल 10 पॉइंट आएंगे, 11 नहीं आएंगे। तो ये गलती अपने को नहीं करनी होती है, इसलिए एंड पॉइंट का अपने को ध्यान रखना होता है। एक सिंपल सी चीज है, अपने को सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए। और अगर मैं बात करता हूं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के कितने आएंगे, 9 पॉइंट्स, 10 नहीं आएंगे, क्योंकि एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करते। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट तो आएंगे 10,
और नॉन डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे तो हम पॉइंट्स बोलेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, 9 पॉइंट्स, क्योंकि एंड पॉइंट पे वी डोंट टॉक अबाउट डिफरेंशियबिलिटी। अब जैसे नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ फर्क नहीं, इसमें मैंने एक फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम इसको ऐसे रीड कर सकते हो, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ये अपना fx, एक अपना फंक्शन ये है gx, और एक अपना फंक्शन ये है hx। तो अगर मैं x/2 की बात करूंगा तो x/2 कहां से कहां तक लाया करेगा, -5 से 5, यही हो गया। तो x/2 की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से hx के हिसाब से बात करता हूं तो x/2 की वैल्यू क्या आएगी, -5 से 5, ये आएगी। तो अब इसमें दो केस हो गए, इंटीरियर पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स, सेम चीज। तो अगर एंड पॉइंट्स की बात करूंगा यहां पे तो क्या -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये वैल्यूज ऑफ y है, ध्यान रखिए। वैल्यूज ऑफ x लिखनी है तो आपको सारी लिखनी पड़ेगी, -10, फिर -8, -6, 4, वैसे लिखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स हो गए, बट मैं वैल्यूज ऑफ y के हिसाब से भी देख सकता हूं क्योंकि उसी वैल्यूज ऑफ x के लिए आ रहा है। तो अब एंड पॉइंट की बात करेंगे तो -10, अब देखो -10 और 10 इंक्लूडेड ही नहीं है, तो इसको तो पहले ही हटा दो, यहाँ तो हॉलो ही है। तो ये तो बहुत इजी हो गया। तो ये क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो ये पॉइंट तो अपना हट ही गया, ये पॉइंट अपना हट गया, इसको तो अपने को कंसीडर ही नहीं करना है। तो अब बच गया इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट पे अपने को हमेशा पता है ये क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है। कौन सा वाला, hx। तो अगर मैं hx की बात करता हूं तो ये जो पॉइंट्स हैं इस पे hx डिसकंटीन्यूअस होगा। कितने पॉइंट है, ये हो गए हमारे 9 पॉइंट्स। अब जो मैं तुम्हें प्रोडक्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था, तो अब वो चीज वही है, बेसिकली उसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट भी बोल सकते हो और इसको ये भी बोल सकते हो। जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, ओपन ब्रैकेट्स इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ओपन ब्रैकेट्स दिया हुआ है -10 to 10, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया। अब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस में जो मैं पिछली थ्योरम बता रहा था, डिसकंटिन्यूटी मल्टीप्लाइड बाय डिसकंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस हो सकता है। उस पे क्वेश्चन नहीं आते जनरली, क्वेश्चन इस पे आते हैं कंटिन्यूअस मल्टीप्लाइड बाय डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, जैसा ये हमेशा कंटिन्यूअस है, ये हमेशा ये डिसकंटिन्यूअस है 9 पॉइंट पे। तो उसके केस में वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है जिसके लिए वही एक ऐसी वैल्यू ऑफ x जो दोनों का रूट है, जिसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट भी बोलते हैं। और इसमें मोस्टली वो एक ऐसा पॉइंट ऐसा होता है जिसके लिए एक फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे सपोज इसकी बात करेंगे तो x = 0 पे इसकी क्या है वैल्यू, 0 है। और ये वाला जो 0 वाला पॉइंट है अगर आप देखोगे तो अगर मैं fx की बात करता हूं x की, तो x = 0 पे जो gx है वो वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। और g ऑफ 0 की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कोई भी वैल्यू, g ऑफ 0 प्लस g ऑफ 0 माइनस, वो 0 ही आने वाला है। और 0 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ कुछ भी लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस अपने को दिया हुआ है जैसे gx मल्टीप्लाइड बाय hx, और हमें एक पॉइंट ऐसा पता है जिसके लिए gx जो है कंटीन्यूअस है और उस पे उसकी वैल्यू 0 है, अब उसकी प्रोडक्ट में कैसा भी फंक्शन हो उस पॉइंट पे वो प्रोडक्ट हमेशा कंटीन्यूअस ही होगा, ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो इसमें क्या अपने को सिर्फ ये पॉइंट हटाना है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 8 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट में जो पीछे मैं बता रहा था तो वो ये वाला केस था, सॉरी ये वाला नहीं था, ये वाला। इसके केस में तो हम डायरेक्टली ऐसे बोल ही नहीं सकते। तो ये अपना हो गया यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहले अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं। मैंने हमेशा बोला ग्रेटेस्ट में अगर ग्राफ बना सकते हो तो ग्राफ बना लो, क्योंकि उससे डिसकंटिन्यूटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट फाइंड करना इजी होता है। तो 2 cos x का अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। और मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो fx हमेशा इंटीजर वैल्यू लेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2, इसकी मिनिमम वैल्यू है -2। तो जो अब fx है वो हमेशा क्या लेगा, हाँ अगर हम प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं तो हमेशा रूट को चेक करना चाहिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट। अगर वो आ जाता है एक ऐसा रूट जो दोनों के लिए 0 जनरेट कर रहा है उस पे तो डेफिनेटली वो कंटीन्यूअस होगा ही होगा, जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट में बताया। प्रोडक्ट में हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं fx की बात करता हूं तो fx यहाँ क्या वैल्यूज ले सकता है, fx वैल्यूज लेगा इंटीजर। तो हम इंटीजर मार्क कर लेंगे y एक्सिस पे, ये मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में। एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पे भी 2 cos x इंटीजर है, मतलब जब ये वाली वैल्यू इंटीजर है 2 cos x, उसको मार्क करेंगे पॉइंट्स x के लिए। तो उसके लिए अपने को x के पॉइंट्स कौन से मिल रहे हैं, एक तो मिलेगा ये वाला x का पॉइंट, एक मिलेगा ये वाला x का पॉइंट जहां पे भी इंटीजर आ रही है 2 cos x की वैल्यू। एक ही मिलेगा अपने को ये वाला x का पॉइंट, एक मिलेगा अपने को ये वाला x का पॉइंट, एक मिलेगा ये वाला x का पॉइंट, एक मिलेगा ये वाला x का पॉइंट, और ये सारे x के पॉइंट्स अपन ने मार्क कर लिए। cos x नहीं, क्वेश्चन में 2 cos x है तो 2 cos x का ग्राफ बनाएंगे, जो भी अंदर दिया हो उसका ग्राफ बनाएंगे। और वो जब भी इंटीजर वैल्यूज लेगा तो उसके हिसाब से हम y एक्सिस पे यहां मार्क कर लेंगे। इसका ग्राफ बनाया अपन ने।
अब उसके बाद में अपने को पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ एक्स पता लग गई जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ये क्लियर है? अब बात करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड पॉइंट की। अरे मैंने सॉरी, चलो इस क्वेश्चन को मान लो 2 sin x, मैंने 2 cos x की जगह 2 sin x का बना दिया। ये 2 sin x मान लो क्वेश्चन, सेम तरह से 2 cos x भी सेम ही क्वेश्चन होता है, वैसे ही सॉल्व होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब मैंने जैसे इसका ग्राफ बनाया, तो अब अपने को पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ x पता लग गई। अब मुझे ये पता है कि जो लेफ्ट हैंड पॉइंट होता है वहां पे क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वो कंटीन्यूअस होता है, तो ये तो कंटिन्यूटी का पॉइंट है। राइट साइड वाला पॉइंट क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है। तो 2 पॉइंट अपन ने निकाले, अब बच गए बीच वाले पॉइंट। तो बीच वाले पॉइंट पे ये सब जगह डिसकंटीन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में पढ़ा यही है, यही पढ़ा ना अपन, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ यही बोलता है बीच वाले सारे पॉइंट डिसकंटीन्यूअस। लेकिन अब या तो तुम सारे पॉइंट्स पे चेक करो, यहाँ पे उसका ग्राफ बना लो तो तुम्हें पता लग जाएगा, या फिर हम क्या करते हैं, ये जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ ना, अगर तुमने इसका ग्राफ बना लिया, उस ग्राफ से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि उस पर डिसकंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, जो भी वैल्यू ऑफ एक्स आप चेक कर रहे हो, अगर उस पर जो फंक्शन है इंक्रीज कर रहा है, जैसे देखो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रही है, या उस पे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, या उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, वो सारे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होते हैं। इस पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, इस पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, और इस पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसा अपन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ये वाला पॉइंट भी रह गया, इसको मैंने मार्क नहीं किया। ऐसा अपन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि देखो इस पॉइंट पे वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब इससे पहले वैल्यू कम है, इसके बाद में वैल्यू ज्यादा है। पहले वैल्यू कम है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ और आएगा, बाद में वैल्यू ज्यादा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ और आएगा। सही बात है, तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। इस पे वैल्यू 1 है, इसके पहले वैल्यू 1 से कम ज्यादा है, इसके बाद में वैल्यू 1 से कम है, तो ऑब्वियसली वो भी क्या आएगा, डिसकंटिन्यूटी का ही पॉइंट आएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एंड पॉइंट सबसे पहले हमने निकाल ली, कहां कंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस है। इंटीरियर पॉइंट पे नॉर्मल जो फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वो हमेशा क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस ही होता है। लेकिन अगर आपको कोई भी फंक्शन का ग्राफ बोला जाए, कि जैसे अगर मैं बोल देता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ gx, और अगर आप इस gx का ग्राफ बना सकते हैं, तो पहले आप इसका बनाएंगे ग्राफ, फिर ग्राफ पे आप मार्क करेंगे वैल्यूज ऑफ x, जहां पे gx क्या है, इंटीजर है, आप ये वैल्यूज करेंगे वहां पे मार्क। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, 2 तरह के पॉइंट्स होते हैं, एक होता है एंड पॉइंट्स और एक होता है इंटीरियर पॉइंट्स। ये वाली वैल्यूज ऑफ एक्स जो है, इसमें 2 तरह के पॉइंट्स आएंगे, जहां पे या तो एंड पॉइंट्स होंगे या इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। अब उसी में अपन डिफाइन करेंगे कि कौन सा कंटिन्यूटी का है, कौन सा डिसकंटिन्यूटी का है। एंड पॉइंट्स पे मोस्ट ऑफ द केसेस में लेफ्ट साइड कंटिन्यूअस होता है, राइट साइड डिसकंटिन्यूअस होता है। वो आप देख भी सकते हैं, यहाँ वैल्यू 0 है, इसके आगे वैल्यू अगर बढ़ाएंगे भी तो भी 0 से जस्ट बड़ी होगी, तो कंटिन्यूटी का पॉइंट आएगा। इस पॉइंट पे देखेंगे वैल्यू 0 है, इससे जस्ट पीछे देखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव में है, तो -1 आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एंड पॉइंट्स में मोस्टली क्या होता है, लेफ्ट वाला हमेशा कंटिन्यूअस होता है, वो अपने को पता है, और जो राइट वाला होता है वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। अब अपन बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट्स की। तो इंटीरियर पॉइंट्स में मैंने ये बोला 3 तरह के पॉइंट्स होते हैं। एक तो होता है अगर उस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है फंक्शन और उस पे डिक्रीजिंग है, उस पॉइंट के ऊपर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब है उस पॉइंट के लेफ्ट से राइट में अगर आप मूव कर रहे हो तो आप ऊपर जा रहे हो तो मतलब वैल्यू बढ़ रही है, और अगर आप नीचे उतर रहे हो तो भी वैल्यू घट रही है। तो ऐसे वाले पॉइंट्स, वो वाले पॉइंट्स हमेशा क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स होते हैं। और अगर हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा का पॉइंट है, जैसे ये देखो ये पॉइंट मैक्सिमा का, इसके इधर वैल्यू कम है, इधर वैल्यू क्या है, कम है। अब ये वही वाले पॉइंट्स है जहां पे इंटीजर वैल्यूज है, ध्यान रखना। और पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा, इन जनरल आप बोलोगे कोई भी मैक्सिमा का पॉइंट नहीं, वो पॉइंट इंटीजर जहां पे वैल्यू है उस पे अगर मैक्सिमा है तो उस वो मैक्सिमा वाला पॉइंट भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होता है। और अगर उस पॉइंट पे इंटीरियर पे मिनिमम वैल्यू लाई कर रही है तो वो जो पॉइंट है वो कंटिन्यूटी का पॉइंट होता है। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन से तुम यहां समझ सकते हो। ये कंटिन्यूअस है एंड पॉइंट, ये डिसकंटिन्यूअस लेफ्ट राइट। इस पॉइंट पे वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा, वैल्यू ऑफ एक्स। इस पॉइंट की बात करेंगे, मैक्सिमा का पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी, मैक्स ये डिक्रीज कर रही है डिसकंटिन्यूटी, यहां पे भी देखोगे तो वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो ये भी डिसकंटिन्यूटी। इस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए भी डिक्रीज कर रही है डिसकंटिन्यूटी। इस पॉइंट के लिए देखोगे तो ये आ गया मिनिमा का पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ना ये डिसकंटिन्यूटी का नहीं, ये कंटिन्यूटी का पॉइंट है। इस पॉइंट पे वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ये डिसकंटिन्यूटी। तो अगर मैं इंटीरियर पॉइंट्स की बात करूं तो एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है, बाकी सब डिसकंटिन्यूअस है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट्स तो आ गए अंदर और एक हो गया 7 पॉइंट, तो टोटल 7 पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी के। हम ये चीज यहाँ पे बता सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि तुम जस्ट ऑब्जर्वेशन करके अगर ग्राफ बनाओगे तो उससे भी तुम्हें यही पता लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे आगे वैल्यू 1 से ज्यादा है, इस पॉइंट के पहले वैल्यू 1 से कम है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में अलग अलग आंसर आएंगे। हमने ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x का बनाया ही नहीं, हमें ग्राफ से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ 2 sin x के ग्राफ से मतलब है। मैं ये बता रहा हूं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ gx की डिसकंटिन्यूटी बतानी है अगर आपको,
तो आप जीएक्स का ग्राफ बना लो। अगर आपने जीएक्स का ग्राफ बना लिया तो उस जीएक्स के ग्राफ पे आप वो वैल्यूज ऑफ एक्स मार्क करो जहां पे जीएक्स इंटीजर है। तो इसीलिए मैंने जीएक्स की वो इंटीजर वैल्यूज मार्क कर ली। अगर तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीएक्स का ग्राफ बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, उससे तो तुम्हें पता लग ही जाएगा। लेकिन उसमें होता क्या है कि अपने को ना डार्क सर्कल, हॉलो सर्कल, डार्क सर्कल, हॉलो सर्कल सब बनाना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। उसको बचाएंगे कैसे? आप जीएक्स का ग्राफ बनाएंगे। जीएक्स के ग्राफ पे आप ये वाले पॉइंट्स मार्क करेंगे, एंड पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले, मैक्सिमम मिनिमम वाले। तो मिनिमम वाले पॉइंट हमेशा कंटीन्यूअस होते हैं, ये अपने को यहां से पता चल जाता है। तो अब ये सिर्फ सिंपल ऑब्जर्वेशन है, तुम चेक कर सकते हो। इस पॉइंट की इधर वैल्यू 1 से कम है, इधर वैल्यू 1 से कम है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, इधर वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, तो डिसकंटीन्यूअस है। इस पॉइंट को चेक करो, इस पॉइंट पे वैल्यू -2 है, लेकिन इसके इधर वैल्यू -1 से -2 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा। इस पॉइंट का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा, तो यहाँ पे ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी, वही हम उसका ग्राफ बनाते हैं। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फटाफट। इसका अगर हम एक और क्वेश्चन देखें, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सर मैक्सिमम वाला पॉइंट पे वो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। मैक्सिमम वाले पॉइंट पे वैल्यू निकाल के देख लो आप। इस पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे तो आएगी 2, इसके लेफ्ट में वैल्यू क्या आएगी 1 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। इसके इधर क्या आएगी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, सॉरी 0 नहीं 1, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1। तो यहाँ वैल्यू 2 है, इसके लेफ्ट और राइट में वैल्यू उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से कम ही आएगा, तो कंटीन्यूअस हो ही नहीं सकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है प्रीवियस इंटीजर। तो जैसे ही आपने 2 से कम किया ना, तो वो प्रीवियस इंटीजर पे पहुंच गया, तो कंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं आएगा कभी भी। यस सर, थैंक यू सर। अब जैसे ये लिखा हुआ है sin x plus cos x, ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये कई जगह आता रहता है। तो अपने को sin x plus cos x का ग्राफ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन sin x plus cos x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, √2 इसको चेंज कर लेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करके, तो ये √2 sin x plus pi by 4 इसको अपन लिख सकते हैं। ये सबको पता होगा, ये अपन कर सकते हैं, ये अपने को पता है। अब 0 से 2 पाई में बनाना है, तो अब आपको पता है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें यही मतलब होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है √2, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -√2, ये इसकी वैल्यू होती है। अब देखो इनके ग्राफ कैसे बनाने होते हैं। अपने को sin x का ग्राफ पता है, sin x का ग्राफ सबको पता है कैसा होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x। sin x के ग्राफ में क्या होता है, इसका पीरियड 2 पाई होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एक सिंगल वेव बनती है, ये 0 से 2 पाई के बीच में बनती है, इसका ये मतलब होता है। sin x की शेप कभी भी चेंज नहीं होती है। √2 से मल्टीप्लाई करोगे, अंदर कुछ कांस्टेंट एंगल ऐड कर दोगे, शेप ऐसी रहेगी। इसकी भी शेप बनाओगे ना, तो शेप ऐसी बनेगी, कैसी, ऐसी ही शेप बनेगी, शेप में कोई चेंज नहीं आने वाला। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाना होता है, हमेशा पहले इसका पीरियड निकालो। पीरियड निकालते हैं यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है उससे। तो जैसे मेरे को sin 2x की बात करो, तो sin 2x का पीरियड कितना होता है पाई। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे sin 2x का, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वो पाई होगा, इसका ये मतलब होता है। तो इसका जो मतलब होता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में x का डिफरेंस पाई होगा। तो कहने का मतलब ये है, जो भी उसका पीरियड होता है ना, उस पीरियड के हिसाब से वो जो एक वेव बनाते हैं ना साइन की, वो उस पीरियड के बीच में बनती है। अगर पीरियड पाई है तो एक वेव पाई में बनेगी, अगर पीरियड 2 पाई है तो एक वेव 2 पाई में बनेगी, अगर पीरियड 4 पाई है तो एक वेव 4 पाई में बनेगी। सिंपल है। तो यहां से लेकर के यहां तक ये पाई होगा अगर ये sin 2x की ग्राफ की बात करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट जो आप सोच सकते हो। तो हमेशा पहले पीरियोडिक फंक्शन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक है पीरियड निकाल लो, और उसकी एक सिंगल वेव की आपको शेप पता होनी चाहिए, वो सबको पता होगा। तो अब इसके बारे में मुझे पता है, इसकी x के आगे कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसका पीरियड मुझे पता है, पीरियड कितना है इसका 2 पाई। सही बात है। तो इसका क्या मतलब है, 0 से 2 पाई में जो शेप बनेगी वही आगे चलने वाली। तो ये अपना 0 है, ये 2 पाई, अपने को 0 से 2 पाई में बनाना है। ये ना 0, ये ना 2 पाई। अब अगर सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता √2 sin x, तो आप उसका ग्राफ बना सकते हैं। √2 sin x का ग्राफ कैसे बनेगा, जो सिंपल sin x का ग्राफ होता है उसमें -√2 से +√2। अगर √2 sin x का ग्राफ बनाना होता तो कैसे बनाते थे, मैं यहाँ पाई मार्क कर लेता हूं। अगर √2 sin x का ग्राफ होता तो ऐसा होता, दिस इज द ग्राफ ऑफ √2 sin x। अब मैं ये क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जब अपने ग्राफ्स पढ़े थे, तो मैंने तुम्हें बताया था किसी भी ग्राफ में फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, फंक्शन सेम है। साइन का है, वहां पे भी साइन का है, सिर्फ उसमें आपने अगर कांस्टेंट ऐड या सबट्रैक्ट किया है, फंक्शन की शेप सेम रहती है, इसकी शेप वैसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आने वाला। आपको सिर्फ उसकी नई शेप निकालने के लिए या मूवमेंट निकालने के लिए कि वो एक्स एक्सिस में शिफ्ट करें या वाई में शिफ्ट करें, एक पॉइंट की नई पोजीशन आप निकाल लो और उसको पकड़ के आप ग्राफ को घुमा के शिफ्ट करो। दिस इज व्हाट यू डू। तो अब इस वाले ग्राफ में √2 sin x में मेरे को एक पॉइंट ये दिख रहा है, x = 0 दिख रहा है, जिसपे इसकी वैल्यू 0 है। सही बात है। तो मैं ये बोलूंगा कि इसकी वैल्यू कब 0 होगी, जब x = 0 नहीं है, -π/4 होगा। मतलब कहने का मतलब जब ये एंगल 0 हो जाएगा तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें मैंने ये किया, इसकी वैल्यू 0 कब है, जब अंदर वाला एंगल 0 है। इसके अंदर वाला एंगल 0 कब होगा, -π/4 पे।
तो अब अगर मेरे को इसका डायग्राम बनाना है तो मुझे बस ये करना है, ये पॉइंट उठा के यहाँ ले गए तो बस आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। कुछ तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ √2 sin x प्लस √5/4 ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। तो अब हमने इस पॉइंट की नई पोजीशन निकाली तो बस पूरे ग्राफ को उठा के यहाँ ले गया, बस ऐसे मैंने शेप बना दी। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि मुझे पता है साइन की शेप ऐसी होती है तो अपन क्या करेंगे, x = 0 और x = 2π के बीच में ग्राफ बनाना है तो आप x = 0 पे वैल्यू निकालो। x = 0 पे वैल्यू क्या आएगी, sin pi/4 दैट इज 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 दिस इज 1। यहाँ वैल्यू आ गई 1। अपने को पता है इसका मैक्सिमा √2 होता है तो 1 से √2 ही जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगी शेप, फिर उसके बाद में नीचे आएगी। बाद में आपको नॉर्मल जो साइन की शेप है वही बनानी है और कुछ नहीं करना। पहले पॉइंट पे निकाली पोजीशन और बस यहाँ से नॉर्मल साइन की शेप चालू कर दो। अपने को पता है यहाँ से ऊपर ही जाएगा मैक्सिमा, जैसी साइन की शेप होती है। अगर आप मैक्सिमा तक नहीं पहुंचे तो आप ऊपर चढ़ोगे तो यहाँ से अपने को ऊपर ही जाना है, फिर नीचे उतरना है, फिर ऊपर जाना है। दिस इज व्हाट यू विल डू। तो ये अपनी शेप बन जाएगी। अब अपने को क्या करना है, अगर इसके पॉइंट्स निकालने कितने होंगे तो अपने को कौन से पॉइंट्स मार्क करने थे, जहां पे ये इंटीजर वैल्यू लेगा। तो इंटीजर कहां लेगा, तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे इंटीजर कहां लेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट है x, ये वाला 1 वाला ना, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ मैंने वैल्यू निकाल ली, 2π पे भी वैल्यू निकालो भाई, 2π पे क्या आएगा, 2π + π/4 sin π/4 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। तो अगर अब मैं यहाँ पॉइंट्स देखो जो मेरे काम के हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, जहां पे ये 1 है मतलब इंटीजर है, तो एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा, अगला पॉइंट ये वाला आ जाएगा, फिर नीचे आ गए तो नीचे भी अपने को चाहिए -1 वाला पॉइंट क्योंकि इंटीजर तो वो भी है। ये रहा भाई, अपन ने ये भी बना लिया। फिर अपन यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू, तो अगला पॉइंट ये वाला आएगा। फिर अपन देखेंगे यहाँ पे ये वाली वैल्यू, अगला पॉइंट ये आएगा। फिर x एक्सिस को कट करेगा ये वाला पॉइंट और लास्ट में ये वाला पॉइंट। ये इतने पॉइंट आ गया अपने, 0 आ गया, फिर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो टोटल कंटेंटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही पॉइंट अपने को दिख रहा है। मैंने कोई मिस तो मेरे हिसाब से नहीं किया, ठीक है। 7 पॉइंट दिख रहे हैं तो मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। लेफ्ट वाला जो पॉइंट होता है वो कंटिन्यूअस होता है, तो तुम यहाँ चेक भी कर लो, ये कंटिन्यूअसली का ही पॉइंट आएगा। और अपने को दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 होगी, फिर 1 से √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। फिर आगे चलेंगे अपन, इस वाले पॉइंट पे देखेंगे वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा। इसमें ये वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस। कोई भी पॉइंट मिनिमा का नहीं है, देखो यहाँ पे भी डिक्रीज कर रही है, यहाँ फिर इंक्रीज कर रही है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट अपने को पॉइंट सीधे दिख गए। और जो एंड पॉइंट होगा ये भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी का ही होगा। इस तरह से अपन ने पॉइंट निकाल लिए, बस अपने को पता लगे 6 पॉइंट है तो आंसर आ जाएगा। एक पॉइंट शायद मैंने मिस किया क्या, नहीं, दो ग्राफ एक साथ बना लिया ना तो दिख नहीं रहा। मिनिमा कंटिन्यूअस कैसे होता है वो तुम्हें ग्राफ से ही देख के पता लग जाएगा। जैसे ये पॉइंट देखो, देखो होता क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है पीछे वाला इंटीजर। तो अगर जैसे मेरे यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, -2 है। अब मिनिमा का मतलब होता है बेस नीचे वाला पॉइंट। अब तुमने यहाँ से या तो राइट में ऊपर जाओगे और लेफ्ट में भी तुम ऊपर जाओगे, तभी वो मिनिमा का पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड मिनिमा, इसको बोलते हैं मिनिमा। तो अब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से नीचे जा रहे हैं। अगर तुम इसके लेफ्ट में ऊपर जाओगे भी ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, पीछे वाले इंटीजर पे वैल्यू को फेंक देगा। तो अगर तुम -2 से -1 की तरफ चले भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, पीछे वाला इंटीजर, छोटा वाला इंटीजर, वो क्या होगा, -2 ही आएगा। तुम इधर भी जाओगे तो भी -2 पे आना है तुम्हें, तुम इधर भी जाओगे तो भी तुम्हें -2 पे ही आना है। इसलिए उस पॉइंट पे वो कंटीन्यूअस हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से सेम वैल्यू आ जाती है जो उस पॉइंट पे होती है। ग्राफ से हम उसको ऐसे समझते हैं, बाकी ये ऑब्जर्वेशन ही हमेशा ऐसा होता है। अब अगर जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बनाया था ना x/3, तो अगर मैं x/3 का ग्राफ बनाऊंगा तो देखो ये स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, अपने को पता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होता है, मैक्सिमम मिनिमम कुछ आता नहीं उसमें। अब अगर तुम स्ट्रेट लाइन पे चलते जाओगे तो आगे चलोगे, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसके अंदर के जितने भी पॉइंट है ना इंटीरियर वाले, वो सारे क्या होंगे, डिसकंटिन्यूटी के होंगे। अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि उस पे वैल्यू हमेशा इंक्रीज करते हुए जाएगी या डिक्रीज करते हुए जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें ऐसा होता है कि ऊपर नीचे में चला गया, या कोई और ग्राफ बन गया, सपोज क्यूबिक फंक्शन का मैंने ग्राफ दे दिया, तो उसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ऊंचा नीचा हो सकता है। तो ये अपना अभी खत्म हो गया। अब अपन कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कंपोजिट फंक्शंस में क्या होता है, देखो जो भी हम कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करते हैं, पहले तो इसे घबराना बंद करो। क्या होता है ना, हमेशा जो भी फंक्शन का क्वेश्चन आता है ना, एडवांस में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा उसके पहले डोमेन देख लिया करो, डोमेन क्या दिए। हम क्वेश्चन पढ़ने में इतना बिजी रहता है, हम आगे चले जाते हैं, डोमेन वोमेन देखते नहीं। डोमेन हमेशा देखनी है, वो डोमेन हमेशा देखनी है। किसी भी फंक्शन के बारे में कुछ भी पता करना होता है तो सबसे पहले उसकी डोमेन पता होनी चाहिए अपने।
कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, तुम्हें पता है, एक के अंदर दूसरे की वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है फॉग, ये तो मैंने यहाँ डायग्राम लिखा। तो फॉग का मतलब क्या होता है, देखो फॉग का वैसे क्या मतलब होता है, ये रहा। तो हमेशा जब भी कोई लिखा होता है ना फॉग, ये मैंने फॉग लिख लिया, तो हमेशा इनपुट के टर्म्स में सोचा करो, ये इसका इनपुट है, किसका इनपुट है, ये इनपुट है एफ का। तो डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं कि एफ के अंदर इनपुट क्या गया, जीएक्स गया, लेकिन पहले तो जीएक्स बनेगा, जीएक्स बनेगा उसके बाद में एफ के अंदर जीएक्स इनपुट जाएगा। तो जीएक्स कैसे बनेगा, अगर जी के अंदर इनपुट जाएगा एक्स, तो अगर इसके अंदर एक्स गया तो जीएक्स बनेगा, फिर उससे जो आंसर आएगा वो एफ के अंदर जाएगा तो फॉग एक्स बनेगा। ये बेसिक आइडिया हो गया। तो मैं वापस डायग्राम पे आता हूं, एक क्वेश्चन तो मैं समझाता हूं तो उससे ज्यादा क्लियर हो। डायग्राम पे वापस आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन, इसमें अपने को एफ एक्स दे दिया और जी एक्स दे दिया। तो जैसे क्वेश्चन दिया, इसमें डोमेन रेंज ऑफ फॉग कुछ तो लिख लिया, अपने को कोई टेंशन नहीं है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले उसकी डोमेन देख लो और कोड डोमेन देख लो, मेरे को पता ये है ये। अब आपको जो भी फंक्शन डिफाइन करना है, जैसे सपोज फॉग लिखा है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है फॉग और गॉफ में, जिसमें फंक्शन e की पावर x और sin इनवर्स x, सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है, अपने को कुछ नहीं दिया हुआ। तो अपन अगर अपने को फॉग x डिफाइन करना होता तो अपन कैसे करते हैं, तो मैं बोलता कि सर f के अंदर इनपुट है gx, ठीक है। तो ऐसे अपन डेफिनेशन हमेशा करते हैं, f हमारा क्या है e की पावर x, gx क्या है sin इनवर्स x, तो हम इसको बोलते हैं इसको e की पावर gx भी लिख सकते हैं और इसको हम e की पावर sin इनवर्स x भी लिख सकते हैं। ये इतना बेसिक डिफाइन करना सबने सीखा है कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर इनपुट डाल देते हैं और ये अपना आंसर आ जाता है। अब होता क्या है, देखो ये f ऑफ gx डिफाइन होने की कंडीशन क्या है, f ऑफ gx डिफाइन होने की कंडीशन है कि ये वाली जो वैल्यूज ऑफ x है ना, यहां मैं लिखता हूं f ऑफ g ऑफ x, उसको डिफाइन होने की कंडीशन है कि ये वाली जो वैल्यूज ऑफ x है ना, ये कौन सी वैल्यूज ऑफ x है, जिसके लिए g डिफाइंड है। इसका मतलब ये क्या है, ये वैल्यूज ऑफ x डिफाइन करती हैं डोमेन ऑफ g को, राइट। अभी जब तक g ही डिफाइन नहीं होगा तब तक फॉग का क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। ये अपने को समझ में आता है। अब ये जो, तो ये वाली, अब डोमेन ऑफ जी पे अपन आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ वैसा ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जो यहाँ पे आप लिख लो। तो अब डोमेन ऑफ जी पे अपन आ गए, ये अपना डोमेन ऑफ जी, ये रहा। तो एक्स में वही वैल्यूज जाएंगी जो डोमेन ऑफ जी में होंगी। अब एफ के अंदर जो वैल्यूज जाएंगी वो क्या आएगी, ये वाली वैल्यूज। अब यहां से जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रेंज ऑफ जी, यही होगी, क्योंकि gx से जो आंसर आएगा वो उसकी रेंज हो जाएगी, x की जो इनपुट वैल्यूज आप पुट करोगे उससे जो आंसर आएगा वो रेंज ऑफ g है। रेंज ऑफ g का मतलब हो गया, इसकी कोडोमेन देखो, कोडोमेन अपनी -π/2 से π/2 है, तो रेंज हमेशा कोडोमेन का पार्ट होता है। अगर यहाँ पे 0 से π/2 लिखा होता तो रेंज हमको 0 से π/2 ही उस हिसाब से लेते। तो अब यहाँ पे अपने को पता है sin इनवर्स x की रेंज क्या है, -π/2 से π/2 ही होती है, ठीक है। अब फंक्शन f के अंदर क्या जाएगा, रेंज ऑफ g जाएगी, और फंक्शन f के अंदर जाना क्या चाहिए, फंक्शन f के अंदर ये बोलता है कि फंक्शन f के अंदर तो अपने को जाना चाहिए सिर्फ डोमेन ऑफ f। x के अंदर क्या वैल्यूज, f के अंदर क्या वैल्यूज ऑफ x की जानी चाहिए, डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f क्या बोलता है, ये लिखो r प्लस। तो fx के हिसाब से बोलता है कि r प्लस होना चाहिए, fog x के हिसाब से होता है -π/2 से π/2। ये दो चीजें अपनी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब अपना क्वेश्चन ये है कि जो अगर मैं फंक्शन f की बात करता हूं तो उसके अंदर दो वैल्यूज जा रही है। कौन सी वैल्यूज जा रही है, एक तो बोलता है कि सर r प्लस जानी चाहिए वैल्यूज, दूसरा बोलता है वैल्यूज जानी चाहिए -π/2 से π/2। ये है हमारा यहाँ पे डायलेमा। तो इन जनरली तो क्या होता है, जब दो डोमेन और कोडोमेन डिफाइंड नहीं होती है तब अपन क्या बोलते हैं कि सिंपल अपन आंसर ऐसे लिख लेते हैं। लेकिन अगर डोमेन और कोडोमेन डिफाइन कर देते हैं तो अब ये बोलता है, ये तो बोलता है ये जानी चाहिए, ये बोलता है ये जानी चाहिए। तो अब अपन क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज आती है इसका अपन ले लेते हैं इंटरसेक्शन। जो भी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, जो इंटरसेक्शन वैल्यूज आएंगी वो ही एफ के अंदर जानी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज जाने वाली हैं एफ के अंदर उसको छोटा कर देते हैं। ये तो बोल रहा है -π/2 से π/2 जानी चाहिए, ये बोलता है रियल प्लस। तो अपन इसमें से वही वैल्यूज लेंगे जो रियल प्लस में लाई करेगी, बाकी अपन नेग्लेक्ट करते हैं। तो रियल प्लस हमारा बोलता है वैल्यूज 0 से π/2। तो इससे अपने को पता लगा कि फंक्शन एफ के अंदर जो है वैल्यूज 0 से π/2 में ही जानी चाहिए। ये अपने को पता चल गया। तो अब अपने को ये पता चल गया, तो ये अपना, इससे अपन क्या कर सकते हैं, फंक्शन की रेंज निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है एफ के अंदर ये इनपुट क्या जाएगा 0 से π/2। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लो और x की वैल्यू π/2 ले लो। तो अगर ये है हमारा इनपुट ऑफ f, तो उससे अपने को रेंज पता लग जाएगी। रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ f क्या आएगी, e की पावर 0 से लेकर के e की पावर π/2। r प्लस में 0 नहीं आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स आर नॉट इंक्लूडिंग 0 मेरे हिसाब से, तो पॉजिटिव 0 इज नॉट पॉजिटिव, तो ये अपनी रेंज आ जाएगी। अब हम बात करते हैं डोमेन की। क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है तो कनेक्ट कर लेना।
डोमेन की अगर हम बात करेंगे तो अब अपने को पता है कि अगर ये हो गया तो ये वाली वैल्यूज किसकी आ रही है, तो अपन ने रेंज ऑफ जी को फिक्स कर दिया 0 से π/2। तो अब अपने को पता लग गया कि जो डोमेन होती है, डोमेन क्या होती है, वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अगर रेंज ऑफ जी 0 से π/2 है, इसका मतलब अपन ने बोल दिया कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो 0 से π/2 होना चाहिए। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब तुम एक्स निकाल सकते हो, और वो जो एक्स आएगा दैट विल बी द डोमेन। तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, साइन 0 से साइन π/2, तो वैल्यू आएगी 0 से 1। तो ये तो हो जाएगी अपनी डोमेन, और ये हो जाएगी अपनी रेंज। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं जब तक बाकी लोग आ रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या कह रहा था, देखो मैं एक्चुअली में ये सब चीज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फॉग और गॉफ को क्या आपको समझना पड़ेगा। अगर आप जल्दीबाजी करोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो पेपर में क्वेश्चन नहीं होगा। पेपर में क्वेश्चन कैसा भी बना सकते हैं, अच्छा गंदा घुमा फिरा के, इट कुड बी एनीथिंग। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो मैं तुम्हें ये कह रहा था यहाँ पे कि जो भी फंक्शन हम फॉग डिफाइन करते हैं उसके लिए होता क्या है, उसके लिए होता यह है कि जैसे मैंने फॉग लिखा, फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज इस तरह से लेते हैं कि फॉग डिफाइन होना जरूरी है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको हमेशा ऐसे ट्रीट करो, दीज आर टू फंक्शंस, एक है एफ के अंदर इनपुट, वन इज इनपुट इनसाइड एफ एंड वन इज इनपुट इनसाइड जी। इसको ऐसे ट्रीट करो। तो ये इसको डिफाइन करने का मतलब है ये भी डिफाइन होना चाहिए और ये भी डिफाइन होना चाहिए, तभी आपका फॉग डिफाइन होगा। हमेशा हम इसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि फॉग डिफाइन होने के लिए एफ भी डिफाइन होना चाहिए और जी भी डिफाइन होना चाहिए। जी डिफाइन होने के लिए ये जो वैल्यूज होती हैं, ये यहां पे जी के अंदर जो इनपुट जाएगा दैट इज डोमेन ऑफ जी, ठीक है। अब एफ के अंदर जो इनपुट जाएगा वो यहां से जी से जाएगा, और एफ के अंदर जो इनपुट यहां से जाएगा वो खुद की डोमेन से भी जाएगा। तो यहां से जो इनपुट जाता है जी का जो आउटकम आएगा वही एफ के अंदर इनपुट जाएगा। तो हम यहां बोलते हैं जो जी की रेंज होती है वो वैल्यूज जो आती है वो यहां पे एफ के अंदर जाती है, डोमेन होगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूं, बेसिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब तक तुम इस चीज को विजुअलाइज नहीं करोगे तो इसमें क्या होगा कि मैं तुम्हें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस बता दूंगा, उसके अंदर ये चीज ज्यादा यूज आएगी नहीं। लेकिन अगर बेसिक फॉग ऑफ डिफाइन करने पे क्वेश्चन आ जाता है तो उसके केस में क्या होगा, तुम फंस सकते हो। तो इसीलिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो मैं यही बता रहा हूं आपको कि फॉग जब भी अपने को डिफाइन करना होता है, हाँ एक बार मैं पहले फिर से करता हूं। तो फॉग अपने को डिफाइन करना है, इसका मतलब क्या है, एफ के अंदर इनपुट जाएगा जीएक्स, जीएक्स डिफाइन करता है रेंज ऑफ जी, और एफ के अंदर ऑलरेडी जो इनपुट जाने वाली है डोमेन ऑफ एफ। तो अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो फॉग डिफाइन होने के लिए जीएक्स की रेंज क्या है, वही इसके अंदर इनपुट जाएगा। तो इसके अंदर इनपुट जाएगा -π/2 से π/2, दोज आर द वैल्यूज व्हिच विल गो इनसाइड एफ। लेकिन क्योंकि फंक्शन एफ हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है तो वो ये बोलता है इसके अंदर इनपुट आर प्लस ही जाना चाहिए, -π/2 से π/2 नहीं जा सकता। फॉग के हिसाब से तो -π/2 से π/2 जाना चाहिए। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया, जब हमने फॉग डिफाइन किया तो फॉग का आप सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखो। जैसे ही आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो आपको यहाँ पे ये जो जीएक्स है इसके हिसाब से पता लग जाएगा किसी रेंज क्या है, क्योंकि वही इनपुट यहाँ पे जाने वाला है, दैट इज -π/2 से π/2। लेकिन फंक्शन एफ बोलता है इनपुट जाना चाहिए आर प्लस, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज का लेते हैं इंटरसेक्शन। तो हम ये दोनों वैल्यूज का इंटरसेक्शन लेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने को ये पता लग जाएगा कि फंक्शन एफ के अंदर इनपुट जाएगा क्या। सिर्फ अगर अपने को ये पता लग गया तो उस चीज से हम रेंज ऑफ फॉग फटाफट बता सकते हैं। तो अब अपने को ये पता लग गया कि इसकी रेंज जी की रेंज, तो जी की रेंज जाएगी एफ के अंदर, तो जी की रेंज का और एफ की डोमेन का सबसे पहले लेंगे हम इंटरसेक्शन। आर प्लस का मतलब होता है 0 से इंफिनिटी, नॉट 1 से इंफिनिटी। आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 को हटा के जो भी वैल्यू है, 0.1 इज आल्सो ए पॉजिटिव रियल नंबर। तो अब यहाँ पे हम इसका सबसे पहले इंटरसेक्शन लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, जैसे फॉग डिफाइन करना है तो जीएक्स की रेंज और एफ की डोमेन का इंटरसेक्शन ले लोगे आप। वो वैल्यूज से आपको पता लग जाएगा कि एफ के अंदर जाएगा क्या, जो एफ के अंदर जाएगा। अब फंक्शन एफ की डोमेन आपकी ये है, तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपको फॉग की रेंज निकालनी है तो फंक्शन एफ की डोमेन पता लग गई 0 से π/2। तो अगर मैं अब ये नया क्वेश्चन बना दूं, अगर आपको रेंज ऑफ एफ निकालनी है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो अब अपना क्वेश्चन ये हो गया कि अगर फंक्शन एफ एक्स है e⁻x, और अगर एक्स की वैल्यू 0 से π/2 है तो उसकी रेंज क्या होगी, तो उसकी रेंज क्या होगी, e⁻0 से e⁻π/2, वो ही फॉग की रेंज होगी। ये हमने रेंज ऑफ फॉग फटाफट डिफाइन कर। अब हम डोमेन ऑफ फॉग की बात करते हैं। तो डोमेन ऑफ फॉग क्या कर रहा है, डोमेन ऑफ फॉग प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है क्योंकि रेंज ऑफ जी जो थी वो -π/2 से π/2 थी, लेकिन अब वो सारी वैल्यूज तो अपन ले नहीं रहे, अपन कितनी वैल्यूज ले रहे हैं, 0 से π/2। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर ये जीएक्स है, ये जो जीएक्स है ये 0 से π/2 में लाई करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स क्या होगा, वो जो एक्स होता है वो डोमेन होता है। इस तरह से हम फॉग को करते हैं डिफाइन।
तो अगर आपको फॉग की बात कर रहे हैं तो पीछे चलते हैं वापस एक बार। तो ये रहा, तो ये हमारा फॉग है, ये हमारा फॉग का डायग्राम, एक्स के अंदर जीएक्स बना, जीएक्स अंदर गया तो एफ बना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तुम नोटिस करो, ये है इनपुट ऑफ एफ, तो ये क्या है आपका डोमेन ऑफ एफ, और ये है आउटपुट जीएक्स का, तो ये आपका क्या है रेंज ऑफ जी। तो अब हमें पता है कि इन दोनों में से जो वैल्यू जाने वाली है, जो एफ के अंदर इनपुट जाएगा वो इनका इंटरसेक्शन ही जा सकता है, इससे बड़ी वैल्यू हम एफ के अंदर नहीं डाल सकते। तो अगर आपको इतनी सी चीज समझ में आ जाती है तो आप इन दोनों का पहले लेंगे इंटरसेक्शन, फिर वो हो गया है इनपुट ऑफ एफ, और उससे आप डायरेक्टली फॉग की रेंज निकाल लेंगे। तो अब आपका नया क्वेश्चन हो जाएगा कि फंक्शन एफ एक्स अपने को पता है, इनपुट वैल्यू पता है, और उससे जो आंसर आएगा आउटपुट का दैट इज द रेंज, तो उस हिसाब से फॉग की आपको रेंज पता लग जाएगी। अब जैसे ही हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, किस किस का इंटरसेक्शन लिया अपन ने, इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया, तो इसका इंटरसेक्शन लेने से हुआ क्या, इसका इंटरसेक्शन लेने से ये हुआ कि जी की जो रेंज थी वो छोटी हो जाएगी, वो सारी वैल्यूज हो सकता है सारी आ जाए, अगर -π/2 से π/2 जो क्वेश्चन था वो सारी की सारी आ जाती तो इनपुट एक्स चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता -1 से 1। लेकिन उस केस में क्या हुआ, जब हमने इसका इंटरसेक्शन लिया तो ये जी से जो आउटपुट जा रहा था वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, ये जो आउटपुट है कम हो गया, जैसे वहां पे हो गया था 0 से π/2। तो अगर ये 0 से π/2 हो गया तो अब आपका क्वेश्चन ये हो गया कि जी एक्स की वैल्यू 0 से π/2 है तो एक्स क्या होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये दो क्वेश्चन बना के सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले फॉग अगर डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे, जी एक्स की रेंज और एफ एक्स का डोमेन, उसका आप लेंगे इंटरसेक्शन, ये हो गया। जैसे ही आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको इससे मिल जाएगा इनपुट फॉर एफ। तो अब अगर आपको फॉग की रेंज निकालनी है तो इनपुट फॉर एफ पता लग गया, तो इस इनपुट के लिए अगर आपने एफ एक्स में वैल्यू पुट करी तो इससे जो आउटपुट आएगा वो रेंज ऑफ फॉग होगा। ये समझ में आ गया सबको? अब ये क्लियर है, लेकिन डोमेन का मतलब होता है दैट इज इनपुट वैल्यू, दैट इज एक्स। एक्स निकालने के लिए जब हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाला तो अब आपका क्वेश्चन हो गया जी एक्स जो है वो हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड रेंज। रेस्ट्रिक्टेड क्यों? क्योंकि आपने इंटरसेक्शन ले लिया। तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड रेंज आएगी, जी एक्स की वैल्यू आपको पता है कहां से कहां तक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक्स निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी डोमेन। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ फॉग एंड गॉफ। ये जो मैंने क्वेश्चन बताया ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, इसकी डोमेन और इसकी रेंज का इंटरसेक्शन लेना पड़ रहा है। अगर सपोज यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर लिखा होता तो बहुत इजी होता है क्वेश्चन। अगर ये रियल नंबर होता तो कितना आसान है। रियल नंबर क्यों आसान है? क्योंकि अगर ये रियल नंबर है तो अगर आप इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो -π/2 से π/2 ही आने वाला है। तो अगर मैं फिर यहां से रेंज निकालूं वो भी वही आएगी, e की पावर -π/2 से e की पावर +π/2, वो वही आंसर आने वाला है। लेकिन जब इसको मैंने, प्रॉब्लम तब होती है जब ये जो रेंज है ना ये इसके अंदर पूरी की पूरी लाई नहीं करती। ये जो रेंज आ रही है -π/2 से π/2 ये रियल प्लस में लाई नहीं कर रही है पूरी की पूरी, इसका कुछ पोर्शन ही लाई कर रहा है, तो वो अपने को इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। तो ये सबको मेरे हिसाब से क्लियर है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फॉग। अब इसमें फॉग बोलो या गॉफ बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना फॉग और गॉफ में, तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली। तो ये सब तो क्या आप लिखते हैं, वो अब ये बताओ डायग्राम क्यों लिखते हैं। वो ये बोलते हैं कि देखो जैसे सपोज मुझे फॉग डिफाइन करना है तो हम बोलते हैं जी का आउटपुट और एफ का इनपुट अगर सेम है तो फॉग आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो। तो यही किया है, जी का आउटपुट और एफ का इनपुट देखो सेम कर दिया क्योंकि जी ही एफ के अंदर जाने वाला है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है ए और ए तो हम बोल सकते हैं कि आप फॉग डिफाइन कर सकते हो। ऐसा हम तब लिखते हैं, ये ठीक है। तो अब अगर मेरे को सपोज गॉफ डिफाइन करना है तो गॉफ डिफाइन करने में क्या होगा, ये देखो मैं अगर लिखता हूं जी ऑफ एफ एक्स, तो अगर मुझे ये डिफाइन करना है तो बोलेंगे एफ से जो आंसर आया वो जी के अंदर जाना चाहिए। तो एफ का आउटपुट मतलब एफ की कोडोमेन, उसको देखो तो एफ की कोडोमेन क्योंकि वहीं से रेंज आने वाली है, एफ की कोडोमेन और जी की डोमेन अगर मैच कर जाएंगी तो आप उसका कंपोजिट फंक्शन गॉफ डिफाइन कर सकते हो। तो वो लिखते इस तरह से है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ये मैच करें। मैच नहीं भी करती तो उसका हमने क्वेश्चन देखा, डिफाइन करने के लिए वो ऐसे लिखते हैं कि हम अगर यहां बी होगा तो यहां भी होगा, जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ बी हो। बी सेम नहीं होता है तो आपको उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। इंटरसेक्शन लेने से फिर आप डिफाइन करते हैं कि इनपुट क्या डालें। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फॉग, आप ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें मैं तुम्हें बता रहा था तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो तीन टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। पहला होता है कि जो एफ एक्स है वो भी पीस वाइज नहीं है, ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे देखा डायग्राम, और जी एक्स भी क्या है वो भी पीस वाइज नहीं, जैसा अभी अपने देखा e की पावर x sin इनवर्स एक्स, वो एक सिंपल फंक्शन है। उसका अगर आपको फॉग ऑफ डिफाइन करना है तो वो भी अपन ने देख लिया। सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एफ एक्स जो है वो पीस वाइज है, लेकिन जी एक्स जो है वो पीस वाइज नहीं है। हम हर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे आगे, ठीक है। थर्ड टाइप होता है कि अगर एफ एक्स भी पीस वाइज है और जी एक्स भी पीस वाइज है। ये तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कुछ नहीं होता। ये पहले टाइप का क्वेश्चन अपन ने अभी देखा कैसे डिफाइन करना है।
अब हम इसको देखेंगे, सिर्फ ये 3 टाइप के क्वेश्चन, अगर ये 3 चीजें आपको क्लियर होगी तो फॉग ऑफ खत्म हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं होता फॉग ऑफ। अब जैसे यहाँ पे लिखा अपने को डोमेन ऑफ फॉग लिखना है, तो मैंने fx की डोमेन लिखी है, gx यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अपने को डोमेन ऑफ फॉग लिखनी है। तो अब देखो फिर से वही आ जाता है, तो हमेशा इनपुट से सोचेंगे, इसकी डोमेन लिखनी है मतलब x की वैल्यूज निकालनी है, तो उतना आगे नहीं जाएंगे, अपने को पता है फॉग डिफाइन करना है, तो इसके अंदर पहुंच जाओ। तो अपने को पता है ये जो है ये gx है, तो ये क्या डिफाइन करेगा, रेंज ऑफ g, ये करेगा डिफाइन, यही वैल्यू जाएंगी ना अंदर f के अंदर, और कौन सी जाएंगी, और f के अंदर कौन सी वैल्यू जाती है, डोमेन ऑफ f, 2 वैल्यू जाती है, अभी अपन ने ये देखा, f के अंदर और कौन सी वैल्यू जाती है, एक तो डोमेन ऑफ f जाता है और एक रेंज ऑफ g जाता है, यही होता है। तो अब अपने को पता है f के अंदर वही वैल्यूज जाएंगी जो डोमेन ऑफ f और रेंज ऑफ g का इंटरसेक्शन होगा, वही वैल्यूज इसके अंदर जा सकती है, बाकी वैल्यूज तो अपने को इसके अंदर भेजनी नहीं है। डोमेन ऑफ f कितनी है अपनी, डोमेन ऑफ f पता अपने को ये -5 to 7, तो ये बोलता है कि f के अंदर वैल्यूज -5 to 7 जानी चाहिए, सही बात है। अब gx की रेंज देखो, gx की रेंज अपने को नहीं दी क्योंकि gx अपने को दिया हुआ है 2x + 5 का मॉड। अब या तो तुम इस gx की रेंज निकाल सकते हो तो निकाल लो, अपने को ग्राफ पता है, सिंपल सा ग्राफ होता है। तो gx की रेंज सबको पता है, 2x + 5 क्या होता है, ऐसा होता है मॉड का ग्राफ, ऐसे ही होता है, मैंने तो सॉरी ये नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ होता है, दैट इज -5/2 से चालू होता है और ऊपर की तरफ चल जाता है। तो अपने को इसकी रेंज पता है, इसकी रेंज क्या है, 0 से इंफिनिटी, यही होती है इसकी रेंज। अब दोनों का इंटरसेक्शन लो भाई, क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, अपने को दिख रहा है 0 से 7, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये जब अपन ने निकाला तो ये वैल्यू आ गई है 0 से 7, ये वैल्यू आएगी अपनी। अब अपने को पता है कि ये वैल्यू 0 से 7 होनी चाहिए, तो अपन ने क्या किया, जो gx की वैल्यूज थी उसको फिक्स कर दिया, छोटा कर दिया अपन, होना तो 0 से इंफिनिटी था, लेकिन ये बोलता है भाई 7 से आगे नहीं जाना पे। तो अब अपने को x निकालना है, तो x है डोमेन, डोमेन पूछा इसकी, तो डोमेन निकालने का मतलब है, अब यहां से अपन ने क्या किया, इसमें कंडीशन लगा दी कि जो gx है वो इसी में लाई करना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको x निकालना। तो gx अपना क्या है, मॉड ऑफ 2x + 5, वो बोलता है कि वो वैल्यू भाई 0 से 7 के बीच में होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x निकालना है, तो अब आप यहाँ पे या तो डायग्राम से निकालो, 2x + 5 7 कब होगा, 0 तो अपने को पता है कब है, -5/2, यही है, और 7 कब होगा, तो आप 2x + 5 को 7 कर दो, यहाँ से ग्राफ से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, कौन सी वाली, 2x + 5 is less than equal to 7, सॉरी mod of 2x + 5 is less than equal to 7, क्योंकि greater than equal to 0 तो वो होता ही है, तो यहाँ से इनइक्वालिटी आएगी 2x + 5 is less than equal to 7, greater than equal to -7, इसको सॉल्व कर लो और x की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, तो उससे आपकी इसकी डोमेन आ जाएगी। ये आगे मेरे ख्याल से कर सकते हो, ये 2 आएगा, ये -12 आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सबको समझ में आ गया, ये पहले टाइप के क्वेश्चन है जिसपे इस तरह से 2 सीधे-सीधे क्वेश्चन दिए हुए, उसके हिसाब से तुम्हें निकालना। तो समझेंगे f के अंदर जो इनपुट है वो f की डोमेन का भी जाता है, रेंज ऑफ g भी जाता है, तो पहले आप दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। हाँ, किसी को कुछ पूछना है, हाँ दिव्य रंजन बताओ, हेलो, किसी को कुछ पूछना है, हाँ आपका अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है, वो आपकी तरफ से ही बंद है अनम्यूट ना, यहाँ से तो मैंने म्यूट नहीं कर रखा, मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तो उसमें आ रहा है आस्क टू अनम्यूट, आपके वहां से नहीं हो रहा है unmute। तो अभी देखो अपन आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आपको गॉफ एक्स दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, f of 5/4 निकालना है। अब इस तरह के क्वेश्चन क्या जेईई मेन में आए हैं, बट छोटे-छोटे क्वेश्चंस कहीं पे भी बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, दोनों फंक्शंस में से एक फंक्शन लिखा हुआ है और दूसरा फंक्शन आपको निकालना होता है। तो अब आपको यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो ये आपका gx है, ये गॉफ एक्स है और f of 5/4 निकालना है। तो सबसे पहले आपको गॉफ एक्स का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो आप गॉफ एक्स का एक्सप्रेशन लिख लेंगे यहाँ से, x की जगह fx पुट कर देंगे, ये आप कर ही सकते हैं। अब अपने को निकालना क्या है, निकालना ये है कि अगर x की वैल्यू 5/4 है तो f of 5/4 कितना होगा, अपने को ये निकालना। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 5/4 पुट कर दूंगा
तो मेरे को ये वाली वैल्यू पता है, f of 5/4 का स्क्वायर f of 5/4 माइनस 1, और यहाँ पे x की जगह 5/4 पुट कर दूंगा तो gauss of 5/4 की वैल्यू पता है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो f of 5/4 आ जाएगा। सिंपल सा एक्सप्रेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। gauss of 5/4 अपन ने यहाँ से निकाल लिया, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वैल्यू आप निकाल लोगे, माइनस 5/4 आएगी, और जो अपने को वैल्यू इवैल्यूएट करनी है f of 5/4 उसको मैंने मान लिया t, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने सिंपली t पुट कर दी। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने किए होंगे तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस t माइनस 1, इसको सॉल्व करके आपका t आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी -1/2, t अपना क्या है f of 5/4, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था। अब देखो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये भी क्या है, इसमें अभी भी कोई पीस वाइज फंक्शन नहीं है, सिंगल फंक्शन है, दूसरा सिंगल फंक्शन आपको निकालना। ऐसे क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जे एडवांस में भी आए हुए हैं, ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पैटर्न बनता है, सीरीज बनती है। जब भी आपको कभी ऐसा लिखा होता है ना f of n plus 1x equal to this, तो इस तरह के क्वेश्चंस पे क्या होता है, पैटर्न बनता है। पैटर्न कहाँ कहाँ बनता है, पैटर्न अपन पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसमें वैल्यूज रिपीट करती हैं, जिसमें होता है आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा 4, वहां पैटर्न बनता है। आइटा की पावर 5 आइटा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक जगह पैटर्न बनता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब फिर से 1 हो जाता है, ओमेगा 4 ओमेगा हो जाता है, ओमेगा 5 ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। तो इसमें 3 के ग्रुप बनते हैं और पैटर्न बनता है, वैल्यू रिपीट होती है। इस तरह से वहां पे पैटर्न बनता है। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज में पैटर्न बनता है, या मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में जो क्वेश्चन आता है उसमें पैटर्न बनता है, मतलब वो एक सीरीज फॉर्म करता है। अब जो पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होता है और कभी मेरे को दिखता है ना 100 निकालना है, तो हमें सारी वैल्यूज नहीं निकालनी होती, तो ये क्वेश्चन क्या दिखने में मुश्किल होते हैं बट एक्चुअली में इजी होते हैं। आपको सिर्फ पैटर्न ही बनाना है। तो आप क्या करोगे, स्टार्ट करो, सबसे पहले लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 1, तो f of 0x अपने को दिया हुआ है। अब ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से आप निकालना चालू करो, f1 क्या होगा, f2 कितना होगा, f3 कितना होगा, बस यहाँ से वैल्यू निकालना स्टार्ट करो। तो अब अपन n की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो f of 1x आ जाएगा। अब इसमें क्या है, पैटर्न ऐसे बनेगा, जैसे आइटा है, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा 4, वापस से आइटा है, तो इसमें भी यही होगा। आप वैल्यू निकालते जाएंगे, एक पॉइंट के बाद में 2 या 3 वैल्यू के बाद में आपको सेम ही वैल्यूज वापस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ पैटर्न। तो अब f1x निकालेंगे तो 1 अपॉन, ये तो आप निकाल सकते हो, यहाँ f0x पुट कर देंगे, f0x की वैल्यू पता है 1 अपॉन 1 माइनस x, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस x अपॉन माइनस x। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि पहली वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है, इसमें कोई पैटर्न नहीं, अभी भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब तक वैल्यू चेंज होती है तब तक पैटर्न नहीं आता, फिर वापस वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट, देयर इज अ पैटर्न। तो नेक्स्ट वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालेंगे n इक्वल टू 1 के लिए, तो हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो f2x आएगा यहाँ पे, f0 f1x अपने को पता है ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे f1x पुट कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा x। अब यहाँ नोटिस करो पैटर्न बनेगा, पहली वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस x, ये रही अपनी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखूंगा, तो मेरे को दिख रहा है कि अगर n की वैल्यू 0 है तो ये 1 अपॉन 1 माइनस x आ रहा है, फिर n की वैल्यू 1 है तो मुझे दिख रहा है वैल्यू आ रही है 1 माइनस x अपॉन माइनस x आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं ये लिख देते हैं x माइनस 1 अपॉन x, और n इक्वल टू 2 के लिए क्या आ रहा है, फिर से x आ रहा है। तो अब आप नोटिस करो, अगर मैं f3x निकालूं तो क्या आएगा, f0 f2x क्या है अपना, वो x ही है, तो वो f0x ही आ जाएगा। तो अगर मैं n इक्वल टू 3 के लिए निकालूंगा तो मुझे वापस 0 वाली ही मिलनी है, तो ये वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस x आएगा। फिर n इक्वल टू 4 के लिए निकालूंगा तो फिर से ये वैल्यू आएगी x माइनस 1 अपॉन x, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही x आया तो उससे ये कंफर्म हो गया कि n इक्वल टू 2 के लिए जो वैल्यू आएगी f3x वो f0 f2x आएगा, विच इज नथिंग बट f0x। तो फिर से वैल्यू रिपीट हो गई, देखो f0x से स्टार्ट हुए थे, f0x पे वापस आ गए, वैल्यू रिपीट हो गई। उसके बाद में n इक्वल टू 3 के लिए नेक्स्ट वैल्यू यही आएगी, दिस वन x माइनस 1 अपॉन x, f4x वही आएगा, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं। फिर n इक्वल टू 4, तो ऐसे चलता जाएगा। तो अब तुम्हें f100 तक जाना है, तो ध्यान ये रखना ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से 2, तो ऐसे 99 टर्म्स आएंगी, 99 में आएगा 33 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 100th टर्म जो होगी वो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 0 वाली ही टर्म होगी, ये अपने को पता चल जाएगा। तो ये 1 2 3 ये रिपीट करेगा, फिर से 4 5 6, तो ऐसे रिपीट करेगा, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे और ये वैल्यू यहाँ पे। तो 100 में क्या आएगा, ये 101st टर्म होगी, हाँ सॉरी 101st टर्म होगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 99 टर्म्स और उसके बाद में 2 टर्म्स और आएंगे। तो 101st टर्म कौन सी आएगी, जो f1x वाली है, तो ये वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे निकाल लेंगे x माइनस 1 अपॉन x, तो हम ये बोल सकते हैं ये f1x है, तो ये f13 लिखा हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ वैल्यू पुट करके अब आंसर निकाल, तो ऐसे हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये ऐसे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ये जेईई मेन में भी इस तरह के क्वेश्चन अभी भी आए थे 2022 में, मेरे हिसाब से मैंने देखा था क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एक बार जेईई एडवांस में भी आया है, दिस इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पेपर में पूछ लेते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके बड़े पार्ट पे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस में ये ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं fog x किसी भी पॉइंट पे कंटीन्यूअस है, तो इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन आते हैं, आपको fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, आपको बताना है कि fog कितने पॉइंट पे कंटीन्यूअस है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अभी जो fog पढ़ा उसी पे नोटिस करते हैं। तो कंडीशन क्या होती है, देखो कभी भी fog x की कंटिन्यूटी की बात करती है तो हम ये बोलते हैं
अगर मैं बात करता हूं जैसे x इक्वल टू ए पे बात करेंगे, तो x इक्वल टू ए का मतलब होता है कि जो इनपुट वैल्यू है f के अंदर वो तो कंटीन्यूअस होना ही चाहिए। तो पहली कंडीशन होती है कि जो इनपुट ऑफ x है gx तो कंटीन्यूअस होना ही चाहिए, अगर फॉर्म कंटीन्यूअस है तो उस पॉइंट के ऊपर। और क्या कंटीन्यूअस होना चाहिए कि f ऑफ gx का जो एक्सप्रेशन बनता है वो भी कंटीन्यूअस होना चाहिए। या फिर हम ये बोलते हैं कि अगर मैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a की बात करता हूं, तो पहली कंडीशन होती है कि जो इनपुट वैल्यू है f के वो कंटीन्यूअस होना चाहिए एट x इक्वल टू a। दिखने में बहुत छोटी सी चीज है, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करके बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन फटाफट इससे सॉल्व हो जाते हैं। gx कंटीन्यूअस होना चाहिए x इक्वल टू a के ऊपर। अगर gx कंटीन्यूअस हो गया x इक्वल टू a पे, तो इसका क्या मतलब है, f के अंदर इनपुट क्या जाएगा, g ऑफ a ही इनपुट जाएगा, क्योंकि g ऑफ a प्लस और g ऑफ a माइनस तो सेम है। फिर हम बोलते हैं कि जो फंक्शन f है वो कहां पे कंटीन्यूअस होना चाहिए, g ऑफ a पे। कि g ऑफ a से जो भी वैल्यू आएगी g ऑफ a प्लस मतलब g ऑफ a जो भी आंसर आ गया, क्योंकि वो तो सेम ही वैल्यू आने वाली है, वो जो भी इनपुट आएगा उस इनपुट के ऊपर f भी कंटीन्यूअस होना चाहिए। ये कंडीशन हम लगाते हैं। तो इसीलिए जब भी किसी भी फॉर्म के कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने होते हैं, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये t लिखा हुआ है, तो अगर t को चाहो तो तुम gx भी लिख सकते हो। This we can write it as gx also। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन से ज्यादा समझ आता है चीज। तो जैसे मैंने f के अंदर gx इनपुट किया, तो अगर मेरे को इसकी कंटिन्यूटी के पॉइंट डिस्कस करने हैं ft के, तो इनपुट जो है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो इनपुट फंक्शन है ये कब कंटीन्यूअस होगा, अपनी डोमेन में कंटीन्यूअस होगा। ये कब कंटीन्यूअस होगा, रैशनल फंक्शन है, तो ये हमेशा कंटीन्यूअस होगा अगर x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। कंटीन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1, क्योंकि माइनस जो वैल्यू 1 है वो नहीं, क्योंकि 1 पे इसके नीचे की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डिफाइंड ही नहीं होगा। जब डिफाइंड ही नहीं होगा तो कंटीन्यूअस कैसे होगा। तो ये वाला फंक्शन चेक करना इजी है, कंटीन्यूअस। तो फॉग की कंटिन्यूटी के लिए gx तो कंटीन्यूअस होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। वो पॉइंट्स हमेशा अपने को लेने होते हैं। किसी भी पॉइंट पे gx कंटीन्यूअस नहीं है, उस पॉइंट पे तो फॉग कंटीन्यूअस होगा ही नहीं। तो अगर आपको कभी भी फॉग की डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने होते हैं, तो सबसे पहले आप gx पे ध्यान देंगे। इस पे ध्यान देंगे gx पे। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो क्या छोटा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा फंक्शन है, इस पे ध्यान देना आसान है कि x इक्वल टू 1 पे कंटीन्यूअस नहीं, लेकिन gx वो पीस वाइज में लिख देता है, तो बच्चे के ये बेसिक सी चीज भूल जाते हैं। ये नहीं भूलनी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है। सबसे पहले हम gx पे ध्यान देंगे कि gx कहां पे कंटीन्यूअस है। अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू ऑफ x पता लग गई जहां पे gx कंटीन्यूअस ही नहीं है, वहां तो फॉग कंटीन्यूअस होगा ही नहीं। अपन डायरेक्ट वो ऑप्शन में मार्क कर सकते हैं, ऐसे अपन डायरेक्ट कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को इसी पे ध्यान देना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, फॉग की कंटिन्यूटी। तो अब gx कंटीन्यूअस है, अब इस वाले फंक्शन में क्या है, हम बोलते हैं कि ये हमेशा कंटीन्यूअस है रियल नंबर -1। तो फॉग, इसके लिए मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि x इक्वल टू -1 पे तो ये कंटीन्यूअस नहीं। उसके बाद का अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अपने को फॉग डिफाइन करना है। तो हम फॉग डिफाइन करेंगे, तो f ऑफ gx आप करेंगे डिफाइन। f ऑफ gx क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 -1। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कुछ आ जाएगा, ऊपर आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे आएगा 1 प्लस x माइनस 1 माइनस, इसको आप सॉल्व कर लेना, f ऑफ gx का कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे -2 है, ऐसे आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, पहले कंडीशन लगाई जहां पे gx कंटीन्यूअस नहीं होगा वहां तो फॉग कंटीन्यूअस नहीं होगा। अब gx से जो इनपुट चला गया, अगर gx किसी भी पॉइंट पे कंटीन्यूअस है, अपने को पता है कंटीन्यूअस है, तो इसके केस में कहां कंटीन्यूअस है, सिर्फ 1 को छोड़ के सब जगह कंटीन्यूअस। तो अगर बहुत सारे पॉइंट्स तो कैसे चेक करेंगे, रियल नंबर में सर बहुत सारे पॉइंट आते हैं, 0 भी आता है, 0.1 2 3 4, सारे पॉइंट्स चेक नहीं कर सकते। तो अगर बहुत सारे पॉइंट्स आप चेक नहीं कर सकते, तो इजी क्या रहता है, आप f ऑफ gx का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे कि उसका एक्सप्रेशन आ क्या रहा है, ये आपको निकाल लेना है पहले। अगर सपोज ऐसा होता कि हमें यहाँ पे पता लग जाता कि क्वेश्चन में एक मिनट, हाँ, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ gx के एक्सप्रेशन निकालेंगे वो सारे पॉइंट्स। तो अब f ऑफ gx का जो एक्सप्रेशन आएगा वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वो सेटिस्फाई कब होगा, जब f ऑफ gx का आपने एक्सप्रेशन निकाला तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिल गया। तो इसमें हम फिर कंडीशन लगाएंगे कि ये चीज तभी ट्रू होगी जब ये जो नीचे वाली वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको x निकालना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो x की एक वैल्यू और आएगी, जहां पे मेरे हिसाब से एक या दो वैल्यू और आएगी यहाँ से। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इजी लगाना, t प्लस 2 t माइनस 1। हाँ, इसमें +2 करूंगा तो नीचे वाले जो फैक्टर है मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 1 अपॉन x माइनस 1 क्या आएगा 2x माइनस 2। तो ये वाला फैक्टर आएगा नीचे 2x माइनस 1, और ये वाला फैक्टर आएगा इसमें -x प्लस 1, तो ये आएगा 2 माइनस x, और ऊपर x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि ये अगर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो नीचे वाली वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन आएगी कि x जो है 2 भी नहीं होना चाहिए और 1/2 भी नहीं होना चाहिए।
तो fog x की कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन है कि gx तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, वो तो सारे पॉइंट है ही, और जो fog x का एक्सप्रेशन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। दिस इज द बेसिक आइडिया। लेकिन अगर हमें कुछ लिमिटेड पॉइंट्स चेक करने होते हैं तो वो कैसे करते हैं वो भी अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे। मैंने ये जो चीज लिखी है फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट gx इक्वल टू a, तो जब मैंने बोला कि x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस है तो हम ये बोलते हैं कि g ऑफ 1 पे जो वैल्यू आएगी उस पे भी ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन अब तो यहाँ तो अपने को पता ही लग गया ना कि 1 पे तो ये डिसकंटिन्यूअस है, तो डायरेक्टली फॉग क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, तो उस पॉइंट पे हो ही गया। इसके अलावा रियल नंबर बहुत सारे पॉइंट्स को तो पुट करके चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है gx तो 2 पे भी कंटिन्यूअस है, तो तुम आप पहले g ऑफ 2 निकालोगे, फिर g ऑफ 2 यहाँ पुट करोगे, फिर वो चेक करोगे। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को चेक करने का इजी तरीका होता है कि आप f ऑफ gx की एक्सप्रेशन निकाल लो, वो भी डिफाइंड होना चाहिए, तो उससे आपको डायरेक्टली पता लग जाता है कौन से वैल्यूज ऑफ x है। दिस इज द सिंपलर क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है fx इक्वल टू x mod x, gx इक्वल टू sin x, hx इक्वल टू gov x। अब देखो मुझे क्वेश्चन में दिखता क्या, मुझे दिखता है ये है मॉड। मॉड क्या होता है, कंटिन्यूअस। मैं अभी और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तो आपको चीजें और क्लियर होगी। अभी एक बार इसको देखते जाओ, आपको लास्ट तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। जनरली क्या होता है, जब पीस वाइज फंक्शंस नहीं होते, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन दैट सेंस कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो पीस वाइज नहीं होते, नॉर्मल क्वेश्चन, उसमें तो आप क्या फॉग का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, उससे जो पॉइंट आएंगे वो हो गए एक पॉइंट, और gx से जो पॉइंट आ गए दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए, उसके हिसाब से वैल्यूज ऑफ x निकाल लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये मुझे दिखा मॉड, मुझे पता है ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है भाई, क्योंकि लीनियर है ये, तो अपने को पता है ये कंटिन्यूअस। sin x भी क्या है भाई, ये भी कंटिन्यूअस है। तो अगर ये भी हमेशा कंटिन्यूअस है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस है, तो अगर आप इसका गॉफ भी निकालेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ये अपने को समझ आना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, तो ये तो अपने को दिख ही रहा है, और ये भी कंटिन्यूअस है। तो आप सिर्फ क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम आप गॉफ का एक्सप्रेशन निकाल लो। तो गॉफ के एक्सप्रेशन में क्या होगा, देखो गॉफ के एक्सप्रेशन अगर आप निकालोगे तो g ऑफ fx, तो g के अंदर fx आएगा तो आएगा sin ऑफ fx, और fx अपना क्या है, x mod x। तो मुझे पता है साइन भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये पूरा कंटिन्यूअस होगा ही होगा, सही बात है, और तो कुछ नया आने वाला है नहीं। तो ये तो अपने को हमेशा पता है कंटिन्यूअस, इसीलिए क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं दिखा हुआ कि hx कंटिन्यूअस है या नहीं। ऐसा होता तो अपन डायरेक्टली देख के बोल देते भाई ये तो कंटिन्यूअस है, कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, अब बोला hx डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो hx अपना है sin x mod x। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है तो मुझे इसके बारे में पता है, ये तो भाई कंटिन्यूअस है। तो डिफरेंशिएबिलिटी मैंने तुम्हें भी बताया था, जो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट x स्क्वायर sin 1 x वाला जो एक्सप्रेशन था, आप उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो और चेक करो कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डायरेक्टली डिफरेंशिएट हम कब करते हैं, जब आप उस फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। तो sin x mod x को आप डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट अपने को पता है, डिफाइन करना अपन बहुत सीख चुके हैं। 0 के अबाउट डिफाइन करेंगे, 0 के राइट में mod x पॉजिटिव होगा तो इसको sin x स्क्वायर लिखेंगे, 0 के लेफ्ट में लिखेंगे इसको माइनस sin x स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो उसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो, उसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो, एक ही बात है। मैं जनरली ऐसे लिखता हूँ, बुक्स में ऐसे लिखा होता है, इट इज योर चॉइस। लेकिन मुझे ये पता है ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, और मुझे h डैश x निकालना है तो मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूँ, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा। तो तुम यहाँ अगर ऐसे लिख रहे हो, तो अब ऐसे लिखने में क्या होता है, इसमें आपको लिखना ज्यादा पड़ेगा। अगर आप ऐसे डायग्राम बनाने लग जाओगे, ऐसे नंबर लाइन, तो इट बिकम्स इजियर कि हमें पता है ये h है, h डैश क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर लो, यही कर लो डिफरेंशिएट, 2x cos x स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस 2x cos x स्क्वायर। मुझे पता है 0 पे कंटिन्यूअस है, तो 0 के राइट में लिमिट क्या आएगी इसकी, 0, 0 के लेफ्ट में लिमिट क्या आएगी, 0। तो अपने को यहाँ से पता लग रहा है h डैश 0 प्लस और h डैश 0 माइनस दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन h डैश एग्जिस्ट करता है 0 पे, और अगर ये 0 पे डिफरेंशिएबल है तो ये बाकी पॉइंट्स पे होगा ही होगा, वो तो अपने को दिख रहा है क्योंकि सेम ही वैल्यू आने वाली है। तो पीस वाइज में अपना जो चेंज पॉइंट होता है कंटिन्यूटी का, सिर्फ उसी पे ही चेक करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाकी पॉइंट पे तो नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करता है, x भी कंटीन्यूअस है, cos x स्क्वायर भी कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस हो गए। तो 0 पे अपन ने देख लिया कि h डैश x एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब h इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन तो अपना चला गया। ये तो h x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये भी अपने को पता है। यहाँ लिखा हुआ है h डैश x इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, वो है ना भाई, ये जो फंक्शन है इसकी कंटीन्यूअस का मतलब क्या है, h इज डिफरेंशिएबल, तो ये अपने को दिख रहा है h डैश x इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यहाँ लिखा हुआ है h डैश x इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो ये चला गया। जब भी हम बात करते हैं किसी फंक्शन के केस में, फंक्शन h डैश h डबल डैश, h की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब है इसको डिफरेंशिएट करो, उसकी लिमिट निकाल लेंगे तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक होगी। तो जब मैं बोलता हूं h इज डिफरेंशिएबल एट सपोज x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है, h डैश इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। दोनों का मतलब ये है, क्योंकि h डैश की जो कंटीन्यूटी होगी वही h डैश को डिफाइन करेगी, इसका मतलब वो h की डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन करेगी, इतना सिंपल। और h डबल डैश निकालना है, क्यों, क्योंकि h डैश x की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब अपने को पता है ये कंटीन्यूअस है,
अगर अपने को पता है कंटीन्यूअस है तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर इसको चेक कर लेंगे। तो अब x = 0 पे इसको चेक करो, तो 0 पे चेक करोगे, यहाँ -2 आएगा और यहाँ +2 आएगा, तो अपने को पता लग रहा है h'0 जो है +2 आ रहा है 2 और h'0 माइनस आ रहा है -2। क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, वापस से ज्वाइन कर लेना। तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि h'(x) एग्जिस्ट नहीं करता है, h'(x) डिफरेंशिएबल तो है नहीं 0 पे, तो इसका मतलब ये वाला आंसर होगा h'(x) इज कंटीन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल क्यों है? क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे अभी तक ये बता रहा था कि देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे इसमें हमने कंपोजिट फंक्शन निकाला कि एक फंक्शन पीस वाइज नहीं है, मतलब मॉड x लिखा हुआ, दूसरा भी सिंपल फंक्शन है। तो अगर आपको उसको डिफाइन करना है तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। अब मुझे मॉड के बारे में पता है वो कंटीन्यूअस है, तो मैंने मॉड को ऐसे नंबर लाइन पे डिफाइन कर लिया। कंटीन्यूअस है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके चेक करो। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता आपने। तो इस तरह से अपन इसकी डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी। अब ये हमेशा कर सकते हैं, अपने को फर्स्ट प्रिंसिपल से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर कंटीन्यूअस फंक्शंस जो पीस वाइज भी हैं तब भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये लिखा। अब ये डिफरेंट नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया, इसमें एक पीस वाइज है दूसरा नॉर्मल है। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, तुम पहले वाले क्वेश्चन को भी पीस वाइज बोल सकते थे। तुम बोलते सर मॉड x जो लिखा हुआ है उसको दो पार्ट्स में डिफाइन कर लो, तो वैसे भी आप उसको पीस वाइज बोल सकते हैं। लेकिन मॉड x लिखा हुआ है तो उसको मैं डायरेक्टली वैसे भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें तो fx को लिख ही दिया उसने पीस वाइज, दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दिया। gx को उसने लिख दिया x² - bx - 2। इस तरह से उसने दो पार्ट्स में से डिफाइन कर दिया। फर्स्ट प्रिंसिपल कब यूज करना होता है मैं भी आपको बताऊंगा, कहां काम आएगा गॉफ और फॉग में, किस जगह काम आएगा वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमेशा ध्यान रखना कभी भी आपको फॉग और गॉफ पूरा डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है ऐसे वाले क्वेश्चंस में जिसमें एक पीस वाइज है और दूसरा पीस वाइज नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा पहले पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और पूछा क्या है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर आप हर क्वेश्चन में फॉग और गॉफ डिफाइन करने लग गए तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी भी कंपोजिट फंक्शन के बारे में, भले ही वो एक पीस वाइज है दूसरा नहीं है, भले ही दोनों पीस वाइज है, लेकिन क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कंटिन्यूटी एट ए सिंगल पॉइंट, ध्यान रखिए कौन सा पॉइंट? सिंगल पॉइंट, या डिफरेंशिएबिलिटी एट ए सिंगल पॉइंट, अगर वो बोलता है आपको चेक करनी है एक ही पॉइंट के ऊपर, तो आपको पूरा गॉफ और फॉग डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जनरली यही मिस्टेक्स करते हैं सब लोग कि क्या करते हैं जब ऐसे लिखा होता है तो इनके क्वेश्चन वो सॉल्व करते ही क्यों नहीं है, उनको लगता है टाइम बहुत लगने वाला है, कौन फॉग डिफाइन करेगा, कौन गॉफ डिफाइन करेगा, फिर कब तो चेक करेंगे, कैसे करें। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन में एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात करी हुई है या एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करी हुई है तो आपको पूरा फॉग गॉफ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बोल दिया कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसके केस में आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, तो वैसा क्वेश्चन भी अभी अपन देखेंगे जो जेईई में 2022 में ही आया, वो क्वेश्चन देखेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया, दिखने में बड़ा डरावना सा था बट छोटा सा, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया, तो क्वेश्चन में मैंने पढ़ा एक पीस वाइज है दूसरा नॉर्मल है, लिखा हुआ है कि ये कंटीन्यूअस है x = -1। तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है क्योंकि एक पॉइंट पे उसने बोल दिया कंटीन्यूअस है, तो अपने को सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, बाकी सब छोड़ दो। तो किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी की अगर बात करते हैं तो जो बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कंटिन्यूटी का, वो क्या बोलता है कि उस पॉइंट पे जो वैल्यू है उस पॉइंट के राइट में उस पॉइंट के लेफ्ट में तीनों वैल्यू समान इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो कंटीन्यूअस है, ये कंडीशन होती है। तो अब हम यही चीज सीखेंगे, बिना गॉफ डिफाइन करे हुए हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले गॉफ ऑफ -1 निकालेंगे। गॉफ ऑफ -1 का मतलब क्या है? g ऑफ f ऑफ -1। g ऑफ f ऑफ -1 के लिए आप f ऑफ -1 निकालेंगे, ये रहा अपना fx। तो अब यहां पहुंच जाओ, क्वेश्चन में f ऑफ -1 क्या है? ये रहा -1, तो आप यहां -1 पुट करेंगे, वहीं से आएगा, तो आएगा 4 - 3 व्हिच इज नथिंग बट 1। तो इसका मतलब है g ऑफ 1, ये अपने को क्लियर है। g ऑफ 1 कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे, तो यहां 1 पुट कर देंगे तो आएगा 1 - b - 2। तो देखो ये वाली वैल्यू तो अपने को पता है, अपन ने यहां पुट कर दी। मैंने गॉफ को डिफाइन नहीं किया, बिना उसको डिफाइन करे वैल्यू निकाली। अब आप बोलेंगे सर ये तो इजी है, लिमिट वाला पार्ट कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो इसमें ये दो लिमिट है, मैं ये निकालता हूं यहाँ पे, इसको कैसे करें? तो हमेशा अब जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिमिट है उसको यूज करता है, बस इतना सा ध्यान रखना है ताकि मिस्टेक नहीं होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ -1 तो आप क्या करेंगे? x को पुट कर देंगे -1 के लेफ्ट में, तो आप पुट करेंगे -1 - h। आपको ये पुट करना है। अब इसके बाद में ही हम इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। अब ये ध्यान रखना है जब भी लिमिट्स में आप ऐसे पुट कर देते हैं अप्रोचिंग टू a माइनस है, इसमें अगर मैंने -1 - h पुट कर दिया, अगर यहां होता तो मैं क्या पुट करता? -1 + h। दोनों में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो h होता है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये पॉजिटिव स्मॉल फ्रैक्शन होता है, ध्यान रखना, ये नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए हम ये चीज पुट करते हैं। दिस इज ए पॉजिटिव स्मॉल फ्रैक्शन, नॉट ए नेगेटिव वन।
तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखो, अब हमेशा अंदर से बाहर जाएंगे। सबसे पहले हम ये निकालेंगे f ऑफ -1 ऑफ -h, फोकस ऑन दिस। बाहर वाले को भूल जाओ, जी वी का बाद में देखेंगे। जैसे यहाँ किया, पहले f ऑफ -1 निकाला, जी के अंदर तो बाद में वैल्यू पुट करिए, ये करेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना है, फंक्शन f पे जाएंगे और यहाँ वैल्यू निकालेंगे। इसका क्या मतलब है, -1 से छोटी वैल्यू, तो फंक्शन f पे आ गए, ये अपना फंक्शन है, -1 से छोटी वैल्यू यही होगी। तो इस वाले एक्सप्रेशन से हम फंक्शन की वैल्यू निकालें। तो अगर मैं इनपुट में पुट कर रहा हूं -1 -h, तो यहाँ पे x पुट किया -1 -h, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ, तो वो वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ऐसे आएगी -1 -h माइनस। ये सबको क्लियर है? तो मैंने क्या किया, g के अंदर जो f था उसकी वैल्यू यहाँ लिख ली, क्या है, इसको आप सॉल्व कर दो। मॉड के अंदर आएगा 4 + h, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब ये क्वेश्चन देखो छोटा हो गया, पहले बड़ा सा दिख रहा था, इससे हमने सिर्फ इस पे फोकस किया, तो यहाँ चले गए। बस ये ध्यान ये रखना है, -1 के लेफ्ट में जाना है, तो वहीं से आपको वैल्यू निकालनी है। h की टर्म्स में हम क्यों लिखते हैं, अब ये चीज तुम्हें समझ में आएगी। तुम बोलोगे सर -1 के लेफ्ट में निकालनी, तो यहाँ सीधे लिख दो ना, ये तो 4 ही आने वाला है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू, ये 4 के एग्जैक्टली बराबर हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लेकिन ये एग्जैक्टली 4 नहीं होती। हमें ये पता करना जरूरी है कि ये 4 से जस्ट बड़ा है या 4 से जस्ट छोटा है, इसीलिए हम h की टर्म्स में पुट करते हैं। अब क्योंकि h एक पॉजिटिव स्मॉल फ्रैक्शन है, तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये 4 + h है, तो ये अपने को पता लग गया, दिस इज 4 से जस्ट बड़ी है। ये कहां काम आएगा, ये वैल्यू अब हम g में पुट करेंगे। तो g में आप क्या वैल्यू पुट करोगे, x की जगह 4 + h। अब इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसके लिए इनपुट x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए यही है। लेकिन अगर ये फंक्शन gx ऐसा लिखा हुआ होता पीस वाइज फॉर्म में, दो तरह से लिख देता, वो लिख देता x > 4, x < 4, मान लो ऐसे दो एक्सप्रेशन लिख देता, तब जो ये वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती, 4 + h नहीं, मॉड ऑफ 4 + h। ठीक है भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती उस केस में, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस केस में क्या होता है, इस वाले एक्सप्रेशन से वैल्यू निकालते ना कि यहां से। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली यहाँ 4 पुट कर देते तो आपको पता ही नहीं चलता कि 4 से बड़ा है कि 4 से छोटा है। तो आप क्या करते, सर किससे निकाले वैल्यू, आप = 4 वाले से निकाल लेते, क्या पता उससे गलत आंसर आ जाता। तो ये इसलिए अपने को ध्यान रखना होता है। तो अब ये जो वैल्यू है 4 + h है, और उसका अगर मॉड है तो इसको आप चाहो तो सिर्फ 4 + h भी लिख सकते हो। क्योंकि क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है 4 इज पॉजिटिव, h इज आल्सो पॉजिटिव, इसको अपन 4 + h भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये फंक्शन एक सिंगल फंक्शन है, पीस वाइज तो है नहीं, तो अगर आप यहाँ 4 + h पुट करोगे और अगर h अप्रोचिंग टू 0 है, तो वो 4 + 0 का स्क्वायर, यहाँ 4 + 0 और यहाँ 2, सिर्फ यही आने वाला है, तो 0 4 ही आने वाला है, क्योंकि ये पीस वाइज नहीं है। अगर ये पीस वाइज होता तो यहाँ पे अगर मुझे 4+ दिखता तो मैं लिखता g(4+), तो मैं वहां से वैल्यू इसकी निकालता। अब यहाँ तो सिंपल है, ये मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये आ जाएगा। और अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये दोनों लिमिट इक्वल होंगी, तो इसको इक्वेट कर देंगे -b - 1 से, तो 3b आ जाएगा 15, तो b की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये हमारा हो गया। अगर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी दी है तो अपने को पूरा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। अब हो सकता है इसमें 2 वेरिएबल होते, यहाँ तो एक ही वेरिएबल था, 2 वेरिएबल होते तो अपने को एक और इक्वेशन बनानी पड़ती। कई बार क्या होता है कि मैंने इस क्वेश्चन में नोटिस किया कि अगर आपने सपोज ये लिमिट सॉल्व करी होती तो आपका यहाँ पे आंसर -b - 1 ही आता। तो -b - 1 = -b - 1 इक्वल टू यहाँ से जो आंसर आया 14 - 4b, उससे आपका आंसर निकलता। तो लेकिन सॉल्व सिर्फ आपको सिर्फ इतना सा क्वेश्चन करना है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है। अगर मान लो इसमें बोल देता 1 पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे -1 पे बोल देता वो डिफरेंशिएबल, तो अब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज आ जाता, क्योंकि हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कब कर सकते हैं, जब आप पहले फॉग को डिफाइन करेंगे। पहले फॉग को डिफाइन करेंगे पीस वाइज की फॉर्म में, फिर उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं मॉड हटा के, क्योंकि हमें पता लग जाता है वो कंटिन्यूअस है। लेकिन अब इसमें फॉग तो डिफाइन ही नहीं है, तो आप डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर नहीं पाएंगे। तो इजी तरीका क्या होगा, इसके केस में आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे। जैसे f' अगर आपको निकालना है -1, तो आप क्या करेंगे, -1 प्लस निकालेंगे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, गॉफ की लिए बोला, अगर सपोज बोल देता गॉफ इज डिफरेंशिएबल इफ, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता, तो हम क्या करते, सिर्फ बोलते लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, तो हम बोलते गॉफ ऑफ डैश -1, बोलते LHD पे इक्वल टू गॉफ ऑफ डैश -1 RHD। तो हम यही करते हैं। और लिमिट अपन कैसे निकालते हैं, LHD अगर सपोज अपने को LHD निकालना हो तो अपन कैसे लिखते हैं, अपने को फॉर्मूला पता है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, गॉफ ऑफ -1 - h माइनस गॉफ ऑफ -1 अपॉन -h। अब देखो ये वाली वैल्यू अपन ने निकाली भाई, g ऑफ मॉड ऑफ 4 + h, तो यहाँ वही वैल्यू आ जाती। गॉफ ऑफ -1 पता है, -b - 1 वो यहाँ पुट कर देते अपॉन -h, जो भी जैसे भी क्वेश्चन बनता फिर वैसे सॉल्व कर लेते। बट उसके केस में डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट रूल काम में आ जाता है, जब आप फंक्शन को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। डिफाइन कर दिया है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। So what is the correct thing about continuity of composite functions? What is the correct method? कहाँ पे मिस्टेक है वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद में we will start with coordinate geometry। तो ये हमारा अराउंड 15 to 20 मिनट्स का डिस्कशन रहेगा। उसके बाद में स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे ये वाला जो डिस्कशन है, दिस इज अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस।
तो ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उस वीडियो के अंदर. So this was the question I discussed in that video. उस क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था that golf is continuous for all x belongs to R if this type of condition is given in the question. तो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताया था कि अगर गॉफ कभी भी कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन की, गॉफ की और फॉग की, तो वहां पे मैंने ये बताया था कि अगर सपोज कभी भी गॉफ एक्स की बात कर रहा है कंटिन्यूटी की, तो उसमें मैंने बोला था कि जहां पे भी गॉफ कंटिन्यूअस है तो हम ये बोलते हैं कि एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा. तो वहां पे दैट इज द फ्लॉ. So always remember that at any point, if golf is continuous, if this is continuous, then fx is not necessarily continuous. It may or may not be. It may or may not be continuous at point B. It is not always true. क्योंकि इसके बाद में मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे क्लास में, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम जैसे ये क्वेश्चन किया था तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था दैट गॉफ इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. तो मैंने यहाँ कंडीशन बोली थी कि एफ एक्स इज आल्सो कंटीन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. तो ये जो यहाँ पे मैंने लगाया है कॉन्सेप्ट, दिस इज रॉन्ग. हम ये नहीं लगा सकते, दिस इज रॉन्ग. if golf is continuous for all x belongs to R, we cannot say fx is also continuous for every value of x. तो हम ये नहीं बोल सकते हैं. It may be discontinuous at some points. But अब मैंने तुम्हारे साथ ये डिस्कस किया था कि जब हम गॉफ की कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं तो उसमें ये टाइप का क्वेश्चन होता है. हाँ, ये वाला मैंने डिस्कस किया था. बट दिस वाज द क्वेश्चन आई डिस्कस देयर दैट यहाँ पे फंक्शन f दिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन t दिया हुआ है, तो ये हमारा gx है, हमारा f of gx हम यहाँ पे निकालेंगे. तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यूटी के पॉइंट्स कौन से लिखे थे, जहां पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और जहां पे फॉग की डेफिनेशन कंटिन्यूअस होगी. तो उसके हिसाब से तो हमने वो पॉइंट लिए हैं जहां पे gx कंटिन्यूअस होगा, वहीं f of gx भी कंटिन्यूअस होना चाहिए. मैंने इसी तरह से सॉल्व किया था बिकॉज यहाँ पे हमने x = 1 हटाया था पॉइंट, और f of gx से जो एक्सप्रेशन आया था उसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करी थी, तो उससे वो पॉइंट्स हमने हटाए थे रियल नंबर बेस. तो इसके हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जहां पे gx डिसकंटिन्यूअस है वहां पे फॉग भी डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हमने वो पॉइंट्स एलिमिनेट किए हैं जो gx की डोमेन में नहीं है. ध्यान रखेंगे, gx डिफाइंड होना चाहिए, वो पॉइंट्स हम लेंगे. नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट्स तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं. मतलब gx की डोमेन के पॉइंट्स हमें बेसिकली लेने होते हैं. अगर मैं फॉग की कंटिन्यूटी की बात करता हूँ, इफ सपोज देयर इज एनी वैल्यू ऑफ x which is not in the domain of gx, at that value of x fog will always be discontinuous. वो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं. बट वो जो पॉइंट है gx की डोमेन में नहीं होना चाहिए, तभी हम ये चीज बोलते हैं. इन जनरल अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉग और गॉफ के बारे में कि वो कहीं पे कंटिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो उसमें मैंने अब तुम्हें बताया था कि इस तरह से हम कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट वी कैन नॉट डू. ओके, तो हम ये नहीं कर सकते. इट मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व. तो ध्यान रखिए, अगर गॉफ हमेशा कंटिन्यूअस है तो हम fx के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि fx भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा. ये चीज इंपॉर्टेंट है समझने वाली. तो अब इस क्वेश्चन को फिर अपन यस सर, मेरा डाउट ये था कि अगर फंक्शन मतलब r से r डिफाइंड है तो फिर गॉफ के अंदर जो f of x है वो उसके डोमेन के अंदर जो वैल्यू जा सकती है. तो अगर गॉफ x कंटीन्यूअस है तो f of x भी कंटीन्यूअस रहेगा उसके डोमेन के अंदर, मतलब जो वैल्यूज वो परमिट कर सकता है लेने के लिए. इस क्वेश्चन के अंदर तो r to r डिफाइंड है तो फिर अपन नहीं बोल सकते कि पूरे r में होगा. पर अगर कुछ स्पेसिफिक डोमेन डिफाइंड रहता और उसके अंदर कंटीन्यूअस बोलते तो फिर f of x कंटीन्यूअस हो जाता उस डोमेन के लिए, उसके खुद के. मतलब जैसे पिछले एग्जांपल लिया, अगर r-1 अपन को डोमेन देते तो फिर उसके अंदर g of x कंटीन्यूअस रहता हर पॉइंट के लिए. r-1 अगर अपन डोमेन की बात करते हैं तो फिर इन डोमेन तो कंटीन्यूअस रहेगा उसके हमेशा. समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो ना. देखो मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि जैसे एक फंक्शन fx होता है, ठीक है, it goes into function g and then we define g of fx. This is what we define. Okay, so what I'm trying to say is if any value of x अगर यहाँ पे एक कोई पॉइंट है which is in the domain of x belongs to domain of f at any value of x, if function f is discontinuous at that value of x, if that is the case, then what we can say is g of f at that value of x, it can be continuous, it can be discontinuous. It may or may not be continuous. May or may not. It may be continuous, it may not be continuous. But अगर यहाँ पे जैसे हमने जो पहला केस देखा था उसमें हमने यहाँ पे ये जो पॉइंट्स लिए थे x बिलोंग्स टू डोमेन में नहीं थे. वो क्वेश्चन में क्या था, सिंपल क्वेश्चन था, जो सिंपल टाइप ऑफ फंक्शंस थे हमने उसका फॉग ऑफ निकाला. तो उसमें अगर हमें पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी बताने थे तो हमने उसमें क्या किया था, बेसिकली fx के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखे थे. तो दैट वाज द वैल्यूज ऑफ x जहां पे fx डिफाइंड नहीं था.
एट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर fx वाज नॉट डिफाइंड, हमने उनको एलिमिनेट किया था। अगर डोमेन में कोई भी वैल्यू है वहां पे fx कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है, अगर हम बोल देंगे सर उस पॉइंट पे fx डिसकंटीन्यूअस है तो गॉफ डिसकंटीन्यूअस होगा, दैट इज रॉन्ग ऑफ अस टू से, वी कैन नॉट से लाइक दिस। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए वी हैव टू डिफाइन द फंक्शन फर्स्ट, हम डेफिनेशन पे ही जाएंगे। सपोज दिस इज द केस, इफ गॉफ इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, we cannot say fx is also continuous for all x belongs to r, that is what we are trying to say, we cannot say this, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम गॉफ x का एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब इसमें हम सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे गॉफ x का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो g के अंदर जो इनपुट है आई विल पुट हियर x की जगह fx, सो आई विल पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ x रिप्लेस्ड विद fx। तो इस तरह से मैं यहाँ पे गॉफ x को कर दूंगा डिफाइन। अब क्योंकि हमें लिखा हुआ है कि गॉफ x इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन हम ये बोल सकते हैं दैट गॉफ x मस्ट बी कंटीन्यूअस वेयर fx इज इक्वल टू 0, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। बिकॉज दिस इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, इट मींस ये जो पीस वाइज फंक्शन है ये कंटीन्यूअस होना चाहिए, ये पीस वाइज फंक्शन वहां कंटीन्यूअस होना चाहिए वेयर fx इज चेंजिंग इट्स वैल्यू, बिकॉज उसी पे गॉफ x जो है वो पीसेस में डिवाइड हो रहा है। सो और एट दोज वैल्यूज ऑफ x गॉफ x मस्ट बी कंटीन्यूअस, दिस इज द कंडीशन व्हिच वी अप्लाई, ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्रीवियस जो मेथड किया था उसमें a की वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकालनी थी कि fx मस्ट बी कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दैट वाज रॉन्ग ऑफ मी, हम वैसा नहीं कर सकते। हम ये कंडीशन हमेशा लगा सकते हैं, अगर सपोज गॉफ के बारे में लिखा हुआ है इट इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, सो हम क्या करेंगे गॉफ x को डिफाइन करेंगे, फिर यहाँ पे जहां पे भी fx की वैल्यू चेंज हो रही है एट दोज वैल्यूज ऑफ x गॉफ x मस्ट बी कंटीन्यूअस, दिस इज द कंडीशन वी कैन ऑलवेज अप्लाई। तो अब यहाँ पे अगर हम वो वैल्यूज ऑफ x देखेंगे तो वो हम यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये हो गया, हम fx इक्वल टू 0 वाली जो कंडीशन है इसको सॉल्व करेंगे। तो fx इक्वल टू 0 वाली कंडीशन क्या है, तो दिस इज योर fx, you will equate it equal to 0 and you will find those values of x। so those values of x क्या आएगी, अगर आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -a and from this you will get the value of x equal to 1। तो हमें यहाँ पे ये दो x की वैल्यूज मिलेंगी, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि गॉफ x कहाँ पे कंटीन्यूअस होना चाहिए एट x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू 1, दिस इज द कंडीशन व्हिच वी कैन अप्लाई। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे सॉल्व, ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इन जनरली इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे ही कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। अब ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन एट ए सिंगल पॉइंट। तो जिसमें मैंने तुम्हें बताया था, जैसे सपोज हम बोल रहे हैं कि कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू -a, तो कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू -a व्हिच वी विल अप्लाई द कंडीशन दैट गॉफ ऑफ -a is equal to gauge of -a plus and gauge of -a minus, this is the condition we will apply। क्योंकि मैंने ये बोला था कि एक पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो हम पूरा गॉफ डिफाइन नहीं करते, हम उस पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। बिकॉज इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई एम सेइंग इज देयर आर टू वेरिएबल्स a and b फॉर व्हिच वी हैव टू सॉल्व। दो वेरिएबल के लिए अगर हमें सॉल्व करना है एंड आई एम सीइंग टू कंडीशंस, तो मे बी आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ दीस टू वेरिएबल्स जस्ट बाय अप्लाइंग दिस कंडीशन कि कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू -a लगा दूंगा कंडीशन, दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पे लगा दूंगा कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। और यहाँ पे ये दो इक्वेशन से मोस्टली हो सकता है कि मेरी यहाँ पे a और b बोथ वैल्यूज आई विल गेट। तो मैं यहाँ पे ये पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करूंगा रेदर देन डिफाइनिंग गॉफ। मैंने गॉफ का ये एक्सप्रेशन लिख लिया ताकि मुझे पता लग गया कि fx इक्वल टू 0 पे वो वहां पे कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे गॉफ ऑफ 1 और गॉफ ऑफ 1 प्लस एंड गॉफ ऑफ 1 माइनस। अब गॉफ ऑफ 1 का मतलब है g ऑफ f ऑफ 1 तो 0 है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी g ऑफ 0 के बराबर। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे g ऑफ 0 कहां से आएगा, ये रहा 0, तो यहाँ से वैल्यू आएगी दैट इज दिस वन b प्लस 1। तो यहाँ पे तुम अगर इक्वेशन बनाओगे ना तो यहाँ से भी वैल्यू b प्लस 1 आएगी, यहाँ से भी वैल्यू b प्लस 1 आएगी, यहाँ से भी वैल्यू b प्लस 1। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो इसको अब मैं आगे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और अगर तुम यहाँ पे ये वाली वैल्यूज निकालोगे तो गॉफ ऑफ -a निकालोगे तो ये भी b प्लस 1 आएगा, -a प्लस h भी क्या आएगा b प्लस 1, लेकिन माइनस ऑफ a माइनस ये वैल्यू मैं निकाल के बता देता हूँ, दिस विल वैल्यू कम आउट टू बी 1 माइनस h। ये मैं कैसे करता हूँ, इसको मैं लिखूंगा g ऑफ f ऑफ -a माइनस h, बिकॉज मैंने ये बोला है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 हमेशा h की टर्म्स में करेंगे। तो अब f के अंदर हम जाएंगे x इक्वल टू -a के लेफ्ट में, -a के लेफ्ट में भी यहीं से वैल्यू आएगी, तो -a के लेफ्ट में क्या होगा -a माइनस h, वी विल पुट हियर द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी g ऑफ -h, बिकॉज -a माइनस h प्लस a वो कैंसिल हो जाएगा तो -h यहाँ पे बच जाएगा। अब g ऑफ -h निकालेंगे तो यहाँ पे x की जगह -h है, मतलब वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव जस्ट स्मॉलर देन 0, तो वो वैल्यू यहाँ से आएगी, तो 1 माइनस h आएगा यहाँ से वैल्यू, ये आ जाएगी एंड लिमिट इज h अप्रोचिंग टू 0। अब इससे अपने को ये फायदा हुआ कि इससे अपने b की वैल्यू आ गई, बिकॉज दिस लिमिटिंग वैल्यू इज नथिंग बट 1, तो b प्लस 1 इज इक्वल टू 1, वी गेट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 0।
तो एक वैल्यू हमारी यहाँ पे इससे निकल। अब हम बात करते हैं दूसरी वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिकॉज हमने सोचा था क्वेश्चन करते वक्त कि यहाँ पे अगर दो वैल्यूज ऑफ एक्स हमारी निकल गई हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे दो इक्वेशन बन जानी चाहिए और ए और बी की दो वैल्यूज आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसके केस में अब हम क्या करेंगे, गॉफ एक्स को डिफाइन करेंगे, बट एटलीस्ट वी नो वन वैल्यू ऑफ बी। बी की एक वैल्यू अपने को पता लगे ए और बी में से, दैट बी इज नथिंग बट जीरो। तो ये वैल्यू हमें पता है, दिस इज नथिंग बट जीरो। तो अगर मैं यहाँ ये वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब मैं यहाँ पे गॉफ एक्स को डिफाइन करूंगा, फिर मैं यहाँ पे गॉफ एक्स का जो एक्सप्रेशन आएगा उस पे कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा के एक ही वैल्यू निकाल, क्योंकि इस तरह से डायरेक्ट मेरा उसका आंसर नहीं आ रहा। तो अब मैं गॉफ एक्स की वैल्यू डिफाइन करूंगा, तो गॉफ एक्स के लिए मैं एफ एक्स का एक्सप्रेशन पुट करूंगा। अब इन जनरली क्या होता है, जब यहाँ पे इस तरह से फंक्शन दिया हुआ होता है तो हम ग्राफिकल अप्रोच से गॉफ एक्स को करते हैं डिफाइन। एक क्वेश्चन मैं अगला करके बताऊंगा जिसमें ग्राफिकली हम करेंगे डिफाइन। बट इन दिस केस क्योंकि हमें ए की वैल्यू नहीं पता तो हम इसकी वैल्यू नहीं बता पाएंगे कभी पॉजिटिव है नेगेटिव है इन जनरल। तो हम एक तरह से और कैसे कर सकते हैं इसको, कि जहां पे भी एफ एक्स का एक्सप्रेशन है एक बार आप एक्स प्लस ए पुट कर देंगे और यहाँ पे एफ एक्स का एक्सप्रेशन एक बार ये पुट कर देंगे, तो ये वैल्यूज पुट करें। तो अब यहाँ पे जो कंडीशंस है वो डिपेंड करती है इसके ऊपर कि एफ एक्स लेस देन जीरो है और एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग गॉफ। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे गॉफ के एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, पहला एक्सप्रेशन में डिफाइन करता हूँ जब अगर एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है। तो अब एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो कब है, तो एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो इस वाले एक्सप्रेशन के लिए तो नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज नथिंग बट मॉड, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एफ एक्स के एक्सप्रेशन को चेक करना है, तो एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे इस केस में सिर्फ एक्स प्लस ए ही पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो गॉफ का एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस वन, दिस इज द वैल्यू विच वी कैन पुट। और जो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करी है वही एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस ए इज लेस देन जीरो, ये एक्सप्रेशन आएगा। हमेशा अपने को ध्यान रखना है एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने कहां से पुट करी है, यहाँ से पुट करी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स है वो भी आपको लेना है। तो एक और कंडीशन यहाँ पे आएगी, एक्स मस्ट बी लेस देन जीरो। तो यहाँ पे एक्स मस्ट बी लेस देन जीरो, ये कंडीशन तो इसके साथ में लिखनी ही है अपने को, क्योंकि जो एफ एक्स पुट किया है वो एक्स लेस देन जीरो के लिए है और जो एफ एक्स पुट किया है वो यहाँ भी पुट किया है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो एक्स की वैल्यूज को करेगा यहाँ पे डिफाइन। अब यहाँ पे एफ एक्स लेस देन जीरो के लिए तो एक ही एक्सप्रेशन आ सकता है, दिस वन, ये तो आ नहीं सकता। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ले सकता है, हम यही मानेंगे। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा एफ एक्स की, तो एक बार मैं वैल्यू पुट करता हूँ एक्स प्लस ए, तो ये वैल्यू आएगी एक्स प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर। अब बी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है जीरो, तो उसको हम हटा देंगे। और अब यहाँ पे एफ एक्स की जगह हमने पुट किया एक्स प्लस ए, तो हम पुट करेंगे एक्स प्लस ए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये जो वैल्यू है ऑब्वियसली एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए तो है ही, हमने पुट करी है, तो यहाँ पे हम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी लिखेंगे। फिर जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, सॉरी ये नहीं, सॉरी मैंने ये वैल्यू पुट करी ना, तो यहाँ पे एक्स लेस देन जीरो आएगा। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे एफ एक्स की वैल्यू ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, तो हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे, तो आएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ पे मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस वन पुट करोगे तो वो तो एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए, तो यहाँ पे अपना आएगा एक्स बिलोंग्स टू रियल। और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब है, जब यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करी है, तो यहाँ आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा अपना, ये अपना गॉफ एक्स डिफाइन हो गया। तो अब इसको नोटिस करो ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है ये है हमारा बेसिकली, ये वाला जो अपना पार्ट लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट एक्स लेस देन माइनस ए, ये यहाँ पे यही लिखा है। एक्स लेस देन जीरो है, एक्स लेस देन माइनस ए है, तो ये वो वाला रीजन हो गया। यहाँ पे अगर अपन इसको देखेंगे तो लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, पर अपने को जीरो क्रॉस नहीं करना है, तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये तो लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये जो अपना गॉफ है डिफाइन हो गया, माइनस ए से लेस, माइनस ए से जीरो और जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए। अब अगर अपने को ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाऊंगा कि ये एक्स इक्वल टू जीरो पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। वो चीज अपने को यहाँ से नहीं पता चल रही, यहाँ से तो अपने को एक्स की दो ही वैल्यूज आ रही थी, तो देखो उससे अपना आंसर नहीं आ सकता, तो अपने को ये डिफाइन करके एक्स इक्वल टू जीरो पे भी कंटिन्यूटी लगानी पड़ेगी। ये जो गॉफ एक्सप्रेशन आया, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। सो इफ इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि बिकॉज इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ। सो इफ इट्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पुट करेंगे तो आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी a माइनस वन का होल स्क्वायर एंड द राइट हैंड लिमिट विल गेट फ्रॉम हियर। तो अगर x को जीरो पुट करोगे यहाँ पे तो ये वैल्यू जीरो आएगी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट जीरो, तो ये a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपनी बात। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी कैन नॉट अप्लाई द कंडीशन if goph x is continuous for all x belongs to R, then fx is also continuous for all x belongs to R. What we can apply is कि अगर goph x continuous है x belongs to R के लिए, so we will write the expression of goph x like this. And where the piecewise definition is changing, जहां पे वो क्या है fx equal to 0
वहां पे गॉफ एक्स डेफिनेटली कंटिन्यूस होना चाहिए। ये कंडीशन हम डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, ये किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये सबको क्लियर है यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? सर या सर बॉफ ऑफ एक्स में जो एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, या सर उसमें हमने एफ एक्स का दोनों इक्वेशन क्यों लिया, एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0? दिस साइड यहाँ पे हाँ सर, ये दोनों मतलब ऊपर से एफ एक्स जो गॉफ एक्स में जो लिया है वो एक्स लेस देन 0 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो दोनों एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में मतलब कैसे लिया है वो समझ में। एक मिनट, ये लेफ्ट साइड का मैं यहाँ से हटा दूं, ये सबको क्लियर है ना? कैन आई डिलीट दिस? सी व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे अभी मेरे को जगह नहीं मिली। जैसे मैं यहाँ पे अगर ये बनाता हूँ तो दिस इज एफ एक्स लेस देन 0। तो अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि यहीं पे डिफाइन कर लेते हो कि एफ एक्स लेस देन 0 कहाँ है। सो इफ यू टॉक अबाउट एफ एक्स लेस देन 0 यू हैव टू गो टू एफ एक्स एंड सी कि एफ एक्स का कौन सा पार्ट लेस देन 0। जनरली वो हम ग्राफ से देखते हैं, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्योंकि ए डिफाइन नहीं है तो हम ग्राफ से नहीं देखते। एफ एक्स लेस देन 0 के लिए आप ध्यान रखो, एफ एक्स का एक्सप्रेशन आप चाहो तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी चाहो तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। तो इस तरह से गॉफ एक्स की 4 डेफिनेशन आनी चाहिए। बट क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसमें तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है, वो हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इस केस में हम सिर्फ एफ एक्स क्या पुट करेंगे, दैट इज एक्स प्लस ए। सिर्फ यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यू पुट करी है एक्स प्लस ए, इस केस में सिर्फ यही पुट करी है एक्स प्लस ए प्लस 1। अब ये हमने पुट किया है एफ एक्स लेस देन 0 के लिए। तो एफ एक्स अपना क्या है, एक्स प्लस ए, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स प्लस ए लेस देन 0 ये कंडीशन तो अपन लगाएंगे। और जो एफ एक्स हमने वैल्यू पुट करी है वो ये रहा एक्स प्लस ए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स है वो भी होना चाहिए। तो ये भी हम कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। ये दोनों चीजें हम यहाँ पे लिखते हैं। अब मैं एफ एक्स की अगर पॉजिटिव की बात करता हूं, तो अब एफ एक्स पॉजिटिव की बात, तो जब मैंने बात करी है एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हमें पता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। बट दिस ग्राफ कैन ऑल्सो टेक पॉजिटिव वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन ए कहां पे लाया करता है। तो यहाँ पे अगर अपन एफ एक्स लेंगे तो हम दोनों वैल्यूज लेंगे, एक बार अपन एक्स प्लस ए भी लेंगे और एक बार मॉड ऑफ एफ एक्स एक्स माइनस 1 भी लेंगे। ये दोनों वैल्यूज हम एफ एक्स की लेंगे। अब अगर तुम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्स प्लस ए माइनस 1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज आएंगे यहाँ तक क्लियर है? अब जब हमने ये वैल्यू पुट करी है एफ एक्स की एक्स प्लस ए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स क्या है, वो तो उसके साथ ही चलने वाला है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स तो अपने को पता है, दिस इज लेस देन 0, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो अपने को पुट करना ही है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये मैंने इसलिए पुट करी है, एक्स लेस देन 0 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो अपने को पुट करना ही है। बट एफ एक्स की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे एक्स प्लस ए, यहाँ पे इस केस में यहाँ पुट करोगे तो उसके लिए एक और इनइक्वालिटी आएगी, यहाँ से यहीं से आएगी ना, हाँ, एक्स प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से आएगी एक इनइक्वालिटी। इसके साथ में एक और क्या इनइक्वालिटी आएगी, एक्स प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से आएगी मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक्स की कंडीशंस, एक्स की वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए इनइक्वालिटीज यहाँ पे बनेगी। इससे आपकी डोमेन डिफाइन होगी। अब जब मैंने ये डिफाइन किया दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स एक्स बिलोंग्स टू रियल, तो ये मैंने रियल लिख लिया और सिर्फ एक्स की कंडीशन आएगी, दिस इज डिफाइनिंग डोमेन, दिस इज डिफाइनिंग डोमेन। और ये जो एफ एक्स की वैल्यूज है ये आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये दो एक्सप्रेशन आपके आ जाए। अभी ये क्लियर है? हाँ सर। सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू डिफाइन द फंक्शन। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं यहाँ पे। तो ये इस तरह से जब दिया होता है, बट दिस इज लाइक ए लेंथी क्वेश्चन। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम की तरह आया था, बिकॉज दिस वाज ए रिटन क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। तो इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे हिसाब से एडवांस में नहीं आता है। एडवांस के हिसाब से अगर जैसे मैं अभी की बात करता हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन तभी आ सकता है जब इट विल बी a paragraph based question, because in paragraph based question there are usually 2-3 questions based upon one paragraph. तो इस तरह का एक्सप्रेशन जो है it can be used in paragraph based question so that it can be used to solve 2-3 questions simultaneously. In that case it makes sense कि आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके उसको करेंगे सॉल्व। इन जनरल जो मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, किसी एक सिंगल पॉइंट पे आप कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फॉग एंड गॉफ। कंटिन्यूटी एट ए सिंगल पॉइंट आप कैसे निकालते हैं। आप जैसे देखो एक ये क्वेश्चन, ये जेईई मेन का क्वेश्चन आया था इस बार का, इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में आ सकते हैं। आप जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज अ फंक्शन fx, देयर इज अ फंक्शन gx, वी हैव टू फाइंड फॉग एंड वी हैव टू डिफाइन एट हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x इट इज डिसकंटीन्यूअस। तो अब फॉग को डिफाइन करने का मतलब है यू आर डिफाइनिंग f ऑफ gx। अब इसमें अगर हमें चेक करना है कितनी वैल्यूज ऑफ x के लिए डिसकंटीन्यूअस है, तो आपको इसको डिफाइन करना ही चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे मैंने जब पहले क्वेश्चन कराया था तो उसमें मैंने बोला था जहां पे gx डिसकंटीन्यूअस है वहां पे f ऑफ g डिसकंटीन्यूअस होगा। वो सब केस ये नहीं लगते हैं क्योंकि हमने चेंज देखा, थ्योरम वो नहीं लगती। तो इन दिस केस इट्स बेटर टू डिफाइन फॉग।
और ऐसे क्वेश्चंस में जब आप फॉग डिफाइन करोगे, व्हाट यू विल डू इज you will put the value of x here and replace it by gx. So the fog expression will be something like this. ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब प्रीवियस केस में मैंने फॉग को जब डिफाइन किया था, पिछले क्वेश्चन में शायद गॉग था, तो उसमें मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक बार ये वैल्यू पुट करी, यहाँ पे एक बार ये वैल्यू पुट करी, here also I put this value and this value, ऐसे करके हमने कुछ डिफाइन किया था। बट इन द केस ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिसके केस में यहाँ पे जैसे ये फॉग लिखा हुआ है, तो उसके केस में आप क्या करेंगे, इस gx का ग्राफ बना लेंगे और उसके लिए आप चेक करेंगे कि gx पॉजिटिव कब है और gx नेगेटिव कब है। ग्राफिकली इनको सॉल्व करना इजी रहता है, ध्यान रखेंगे अपन। मोस्टली एडवांस में जो भी क्वेश्चन आता है फॉग ऑफ डिफाइन करने का, वो ग्राफिकली ही जनरली इजी तरीके से सॉल्व होगा। और जिसका आपको ग्राफ बनाना है दैट इज gx, क्योंकि gx की वैल्यू लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन करनी है। और इसमें जो gx फंक्शन है वो एक स्टैंडर्ड फंक्शन का ही ग्राफ होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो जैसे मैं यहाँ पे gx का ग्राफ डिफाइन करूंगा, तो मैं gx की वैल्यूज के लिए डिफाइन करूंगा यहाँ पे फॉर x लेस देन 0 ये ग्राफ बनाऊंगा, ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बनाऊंगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये ग्राफ बनाना इजी है बिकॉज दिस इज नथिंग बट ए क्वाड्रेटिक, वी कैन मेक द ग्राफ इजीली। तो अब अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं ये वाला ग्राफ, तो यहाँ पे एक तो अपन ग्राफ बनाते हैं इसका e रेज़ टू पावर x माइनस x का, और एक अपन यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। दीस आर टू ग्राफ्स व्हिच वी विल मेक। तो ये वाला जो है क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। अब यहाँ पे इसका वर्टेक्स निकालोगे तो कितना आएगा, दैट विल बी, इफ यू विल डिफरेंशिएट यू विल गेट x इक्वल टू 1। तो ये जो दूसरा वाला ग्राफ है ये कुछ ऐसा आएगा। क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 आएगी, इट विल गो समथिंग लाइक दिस। फॉर x greater than 0 we will make this graph x greater than equal to 0, so we will include this value vertex if you will find this is the value for x equal to 1। और ये जो नेक्स्ट रूट आएगा ये 2 आएगा। तुम बना सकते हो सिंपल से ऐसे ग्राफ बनेगा। e की पावर x माइनस x का अगर अपने को ग्राफ बनाना है तो मैंने तुम्हें जनरल मेथड ग्राफ बताने का बताया था कि एक तो एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पे अगर तुम वैल्यू निकालोगे दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 1। तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 होगी, इट विल बी ओपन बिकॉज ये x लेस देन 0 के लिए है, इक्वल टू 0 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। फिर जिसका अपने को ग्राफ बनाना है वी चेक इट्स डिफरेंशिएशन कि ये कब इंक्रीजिंग है कब ये डिक्रीजिंग है। तो अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट e रेज़ टू पावर x माइनस 1, और अगर तुम इसको 0 करोगे तो इससे तुम्हें मिलेगी x की वैल्यू इक्वल टू 0। तो इससे अपने को पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 से बड़ी वैल्यू के लिए इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। तो अपने को पता है कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करेगी एंड इट विल रीच टू 1, सो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x लेस देन 0, ये अपने को पता चल जाएगा। और x अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू निकालोगे, लिमिट एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालते हैं, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी विल फाइंड द वैल्यू e रेज़ टू पावर x माइनस x। तो ये वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0, सो दिस विल अप्रोच टू इंफिनिटी। तो ये जो वैल्यू है ये इंफिनिटी से आके यहाँ पे कहीं 1 पे जा रही है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ gx। अब हम बात करते हैं gx लेस देन 0 कब है और gx ग्रेटर देन 0 कब है। तो gx लेस देन 0 की बात करेंगे तो gx लेस देन 0 वाला अपना ये पोर्शन है, x एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ होगा दैट इज gx लेस देन 0, दिस इज द पोर्शन फॉर gx लेस देन 0। फॉर gx ग्रेटर देन 0 द ग्राफ इज दिस वन, आइदर दिस ग्राफ और दिस ग्राफ, दिस इज फॉर gx ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। तो इससे अपने को पता चल गया कि यहाँ पे gx की वैल्यू पुट क्या कर रही है। तो ये जो ग्राफ है इसके लिए gx क्या है हमारा, ये रहा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो ये तो अपन ने कर दिया, तो यहाँ पे अपन gx की कौन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, और gx ग्रेटर देन 0 के लिए हम पुट करेंगे gx की वैल्यू एक तो दैट इज gx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस x, एक तो ये पुट करेंगे, और यहाँ पे अपन ये भी पुट करेंगे gx इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे gx की यहाँ पे, ओके। और gx लेस देन 0 के लिए अपन क्या पुट करेंगे, ये वाला फंक्शन का ग्राफ, ये यहाँ पे क्या है, दिस इज नथिंग बट x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द वैल्यू व्हिच वी विल पुट। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x है वो आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे x क्या है 0 से 2 के बीच में, ये अपने को यहाँ दिख रहा है x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में ही gx लेस देन 0 है, तो यहाँ पे अपन वो वैल्यूज ऑफ x लिखेंगे। सो देयर x इज बिलोंगिंग टू 0 टू 2। अब बस इसमें ये ध्यान रखना कि एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, इफ दे यू हैव टू इंक्लूड एंड पॉइंट्स और नॉट, बिकॉज gx इज इक्वल टू 0 करके यहाँ नहीं दिया हुआ, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम नहीं ले सकते, वी कैन नॉट इंक्लूड दीस टू पॉइंट्स, सो वी कैन नॉट टेक द वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 0 और 2। सो हियर द ओपन इंटरवल विल बी देयर 0 to 2 ओपन इंटरवल। gx ग्रेटर देन 0 पे आई विल टॉक, तो यहाँ पे e की पावर x माइनस x पुट किया है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या आएगा, ये देख लो यहाँ पे x माइनस इंफिनिटी से 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे,
तो यहाँ पे आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। ये अपने को यहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है तो अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं x देखूंगा तो क्या आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं x देखूंगा तो आएगा 2 से लेकर के इन्फिनिटी। तो अपने को यहाँ दिख रहा है x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, 2 इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें आएगा ये वाला इंक्लूड हो जाएगा। अब बच गया सिर्फ ये पॉइंट इंक्लूड नहीं किया गया है, रेड वाले में तो इंक्लूड नहीं किया, तो अब इसको तो अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो gx इक्वल टू 0 के लिए एक केस और लेना पड़ेगा, दैट इज फॉर x इक्वल टू 0, क्योंकि देखो 0 यहाँ भी नहीं है, 0 यहाँ भी नहीं है, 0 अपने को कहीं तो इंक्लूड करना ही है। x इक्वल टू 0 के लिए क्या है, gx की वैल्यू 0 है, तो वो अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे gx की वैल्यू अपन पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो ये gx की 3 वैल्यूज आपको पुट करनी है यहाँ। तो इस तरह से अपन ग्राफिकली करते हैं डिफाइन। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। मोस्टली हम ग्राफ से यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। और मोस्टली ये जिनका आपको ग्राफ बनाना होता है, दोज आर मोस्टली क्या, इजी ग्राफ्स होते हैं, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। मोस्टली e raised to power x, log x, sin x, क्वाड्रेटिक का ग्राफ, दीज आर द सिंपल ग्राफ्स। अब अगर आप gx की वैल्यू ये पुट करोगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ gx, तो fog x क्या आएगा यहाँ से, अगर मैं fog x की बात करता हूँ तो यहाँ से fog का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर fog। ये वैल्यू आएगी यहाँ पे fog की, दैट इज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये देखो इसका अगर अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है 0 से 2 के बीच में, सो दिस इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 पे वैल्यू कितनी है इसकी -1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, दिस इज नथिंग बट -1 ऑनली। और मैंने तुम्हें बताया भी था, जिन पॉइंट्स के बीच में फंक्शन के ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर के फंक्शन का ग्राफ बनाओगे, जितनी इंटीजर वैल्यू लेगा उन्हीं वैल्यूज ऑफ x पे इट कैन बी डिसकंटिन्यूअस। तो अब एक ही इंटीजर वैल्यू ले रहा है 1 पे और वो भी मिनिमा का पॉइंट है, तो वहां पे कंटिन्यूअस होगा, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो इससे अपने को पता लगे दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये हम हमेशा बोल सकते हैं कंटिन्यूअस। अब हम बात करेंगे इसकी 1 माइनस gx की। तो अब 1 माइनस gx डिफाइन करना है तो आप इसके हिसाब से इसको कर लो यहाँ पे डिफाइन। माइनस इंफिनिटी से 0 ये हो जाएगा और 2 से इंफिनिटी ये हो जाएगा और 0 पे ये। तो अब यहाँ पे अगर फॉग का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो फॉग का एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी दिस इज -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ये आएगा x बिलोंग्स टू 0 टू 2। फिर एक बार ये पुट करेंगे 0 टू 2 हो गया, 2 से इंफिनिटी ये वाला आएगा, gx की जगह ये पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस gx, तो आएगा 2 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर फॉर x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। तो अब अगर आपको चेक करना है कि ये 2 पे कंटिन्यूअस है नहीं, तो सिंपली वैल्यू देख लो, 2 के लेफ्ट में ये वैल्यू है, 2 के राइट में ये है। यहाँ पे अगर 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, दिस इज 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1। हियर द वैल्यू विल कम आउट टू बी पॉजिटिव 1। यहाँ पे -1 है तो ऑब्वियसली 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो एक पॉइंट तो अपने को ये पता लग गया। 0 के देखो 0 के राइट में वैल्यू क्या है, दैट इज -1। 0 पे वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, x इक्वल टू 0 पे क्या है, gx इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, दिस इज वैल्यू नथिंग बट 1। तो 0 के राइट में वैल्यू माइनस है, 0 पे वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली 0 पे भी क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। और कौन सा पॉइंट रहेगा, बस हो गए, यहीं पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, बाकी जगह तो कंटिन्यूअस है ही। और एक बार अगर अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे माइनस इंफिनिटी से 0 में, तो 0 पे तो डिसकंटिन्यूटी हो गई है, तो इसके लिए तो चेक करने की अपने को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो अपने को दूसरे साइड की लिमिट की जरूरत नहीं है। इस तरह से अपने को पता लगेगा देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से 0 में g अगर फॉग लिखना है, दिस विल बी 1 माइनस e raised to power x माइनस x का मॉड, ये आ जाएगा अपना फॉग। अब ये तो अपन ने ऐसे सॉल्व किया। मैंने तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि फॉग अगर हमेशा कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो फॉग कंटिन्यूअस होना चाहिए, जहां पे gx अपनी डेफिनेशन यहां चेंज करेगा। तो अपन इसके लिए अगर अपने को पॉइंट चेक करने भी होते तो हम बोल सकते हैं प्रोबेबल पॉइंट कौन से हो सकते हैं। प्रोबेबल पॉइंट हो सकते हैं fog x will be discontinuous at those values of x where gx is equal to 0। तो gx is equal to 0 आपको यहाँ पे इसके ग्राफ से दिख रहा है, equal to 0 कब है, when x is equal to 0 and x equal to 2। These are the probable points definitely जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। इसके अलावा भी पॉइंट्स हो सकते हैं, but these are the values of x which you have to always check, that is gx equal to 0 जहां पे होगा, because at those values of x fog की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो वो वैल्यूज ऑफ x 0 और 2 है, और देखो वहीं पे ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा एट 2 पॉइंट्स। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, फॉग को डिफाइन करते हैं। अब रवि, हाँ बोलो रवि। सो आपने जो फर्स्ट डिफाइन किया g of f, ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ g of x, सो उसमें आपने 2 को इंक्लूड क्यों नहीं किया? 2 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है gx लेस देन 0, gx इक्वल टू 0 यहाँ नहीं है। 2 को इंक्लूड कर लेंगे तो gx इक्वल टू 0 वाला आ जाएगा, वो यहाँ जो लिखा है ना। हाँ इस फॉर्मूलेशन से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड कर सकते हैं।
अब जो भी क्वेश्चन डिफाइन करने वाला है ना, डिफाइन करना इज द ऑलवेज द बेटर वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, कुछ भी, अगर इफ यू कैन डिफाइन दैट फंक्शन, जो भी आपको डोमेन दी हुई है, व्हाटएवर द डोमेन या जिसमें भी डिफाइन करना है, एक बार आपने इसको डिफाइन कर लिया, उसके बाद में आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लो, कंटिन्यूटी निकाल लो, कुछ भी चेक कर सकते हो आप। यू कैन चेक फॉर एनीथिंग। इसीलिए डिफाइन करना हमें सीखना होता है, इसीलिए हमें सिखाते हैं डिफाइन करना, क्योंकि अब इसके बाद में तो ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया, आपने को पता ही है कि भाई 2 पे तो हमेशा क्या होगा, दैट विल बी डिसकंटीन्यूअस, 0 पे भी डिसकंटीन्यूअस होगा, सो दीस 2 पॉइंट्स विल बी अ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ये तो अपने को क्लियर है। अब 2 से इंफिनिटी में विच आर द पॉइंट्स जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो उसके लिए मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 करेंगे और x की वैल्यू देखेंगे कहां कहां पे हो सकती है। सो दोस वैल्यूज ऑफ x आर आवर पोटेंशियल कैंडिडेट, और हमें पता है मॉड के अंदर की वैल्यू जब भी 0 होती है जिस वैल्यूज ऑफ x के लिए, वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो अपने को वो पता लग जाएगा। वी जस्ट हैव टू चेक दोस वैल्यूज ऑफ x व्हिच आर लाइंग बिटवीन 2 टू इंफिनिटी। यहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और यहां पे भी अपने को इसी तरह से चेक करना। तो ये सबको क्लियर है, आई गेस समझ में आ गया होगा। Yes. सो दिस इज हाउ यू चेक द क्वेश्चन फॉर एनी फॉग ऑफ, अगर तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करनी है। एग्जैक्ट एक्चुअल तरीका ये है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब देखो एक और क्वेश्चन यहां देख लेते हैं, ये जेईई मेन का क्वेश्चन था। जब पहले क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था कि गॉफ इज कंटीन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r, हियर द कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इज गिवन फॉर a वैल्यू ऑफ x, गॉफ इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू डोंट हैव टू डिफाइन फॉग गॉफ, और इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस जी एडवांस में ज्यादा रहते हैं, बिकॉज बहुत लेंथी क्वेश्चन वो जनरली नहीं बनाएगा। पिछला वाला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, इट सीम्ड लेंथी बट इट वाज नॉट दैट लेंथी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू कैन सॉल्व इट विद इन 5 मिनट्स, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ क्लियरली उसको लिखना होता है। ऑलवेज रिमेंबर जे एडवांस में व्हाटएवर द पेपर कम्स, जो आपको रफ शीट मिलती है उसमें कैलकुलेशन वगैरह नीट एंड क्लीन ही रखना बेटर वो ही रहता है। यू कैन राइट इट फास्ट, आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो, बट उसको नीट और क्लीन लिखोगे तो तुम्हें पता रहेगा तुम कहीं गलती तो नहीं कर रहे, बिकॉज जो क्वेश्चन करोगे सही करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज क्वाइट कॉमन वेयर इट इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी एट ए सिंगल पॉइंट और कंटिन्यूटी एट ए सिंगल पॉइंट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम, जैसे यहां लिखा है गॉफ इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सो यहां पे कंडीशन लगेगी गॉफ इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, गॉफ ऑफ 0 माइनस गॉफ ऑफ 0 and gauge of 0 plus. This is the condition which we will apply. तो एक इक्वेशन अपनी यहां से बनेगी। दूसरी कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी की, तो ये तो कंटिन्यूटी की कंडीशन हो गई एट x इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 वी विल से gauge of dash 0 minus is equal to gauge of dash 0 plus. This is the condition which we will apply. तो ये दो बस आपको कंडीशन लगानी, उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे गॉफ ऑफ 0 निकालना है, तो अब ये आपको मैंने सिखाया था कि दैट g ऑफ f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 आप यहाँ पे निकालेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में वो चीज वैलिड हो रही है जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गॉफ इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, बट चेक फॉर fx एट x इक्वल टू 0। इफ यू चेक फॉर fx एट x इक्वल टू 0, दिस इज नॉट कंटीन्यूअस। At x equal to 0, fx is discontinuous, but still gauge is differentiable. It means gauge is continuous at x equal to 0. fx is discontinuous at x equal to 0 because x less than 0 के लिए वैल्यू क्या है -3, greater than 0 के लिए 1. These are different values. fx is discontinuous at that point, but gauge is continuous at that point. It is possible. ये हमेशा ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी तो अपने को इस तरह से करना है। डिफरेंशिएबिलिटी का जनरली एक क्वेश्चन ही आता है, जे एडवांस में ज्यादा नहीं आते, so it's better to use first principle in these kind of questions. तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, limit h approaching to 0, gauge of 0 plus h minus gauge of 0 upon h. This is how you will define. Gauge of 0 how you will define? f of 0 अपने को पता है, ये रहा equal to 0 ये रहा, so this is 1, so this value is g of 1. G of 1 where will define? X equal to 1 is here, so this is 4 plus k2. This is the value which we will define. अब g of 0 plus and 0 of 0 minus, तो g of 0 plus नहीं, g of 0 नहीं, sorry, g of f of 0 plus, gauge of 0 plus. तो यहां पे ये वैल्यू लिखी हुई है gauge of 0 plus h। अब ये वैल्यू अगर तुम डिफाइन करोगे, इट बिकम्स इजियर टू सॉल्व दिस, क्योंकि यहां पे भी आपको यही वैल्यूज लिखनी है। एक बार उनका डिफरेंस लिखना है, डिवाइड बाय h, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट gauge of 0 minus h minus gauge of 0 by minus h. This is the value you have to write. और इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब gauge of 0 plus h लिखना है, तो f of 0 plus लिखना है, तो f of 0 plus कहां से आएगा, अब आपको देखना पड़ेगा। f of 0 plus कहां है, ये रहा। So here you will write 0 plus h, so it will become e raised to power h. So here it will become g of e raised to power h. So this is the last question. We will start with coordinate geometry. So g of e raised to power h क्या आएगा यहाँ पे, वो आप यहाँ से निकालेंगे पॉजिटिव वैल्यू के लिए. So here it will come from this.
तो ये आ जाएगा 4 e raised to power h plus k2 और here limit is h approaching to 0. So here it will become k2 plus 4. सेम वैल्यू आ जाएगी। ऐसे तुम ये लेफ्ट की वैल्यूज निकाल लेना और इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि अगर किसी पॉइंट पे fx डिसकंटीन्यूअस है, गॉफ कैन बी कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट until unless that point is not in the domain of the function.